हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द डिजिटल ओशियंस पर। आज आप लोग इस वीडियो में जानेंगे एपीआई के बारे में कि एपीआई क्या है, एपीआई के टाइप्स, एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं, एपीआई के एग्जांपल्स, कंप्लीट इन डेप्थ जाने वाली है वीडियो। इसमें आप एपीआई के बारे में सब कुछ जानेंगे। पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में थ्योरेटिकली करेंगे, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली क्रिएट करके दिखाऊंगा कि एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एपीआई क्या है। API are mechanisms that enable two software components to communicate with each other। मतलब क्या है इसका? API क्या है? API एक तरीका है दो अलग सॉफ्टवेयर, दो अलग टेक्नोलॉजीज, दो अलग वेबसाइट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने का। एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकल क्या कहना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, रेजर पे की वेबसाइट मैंने ओपन करी है। रेजर पे क्या है? एक पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर है। अब मेरे को इनका पेमेंट गेटवे अपनी वेबसाइट पे यूज करना है, मतलब कि मैं इनकी सर्विस अपने वेबसाइट पे यूज करना चाहता हूँ, तो ये पॉसिबल है एपीआई के थ्रू। तो जब भी आपको किसी दूसरे की सर्विस अपने वेबसाइट पे यूज करनी हो या फिर अपनी सर्विस किसी दूसरे की वेबसाइट को प्रोवाइड करनी हो, ऐसा करना पॉसिबल है एपीआई के थ्रू। एपीआई क्या है? एपीआई एक मैकेनिज्म, एक तरीका है दो अलग टेक्नोलॉजीज के बीच में कम्युनिकेशन का। अभी कम्युनिकेट कैसे करते हैं एक दूसरे से? वो करते हैं इसके थ्रू, एचटीटीपी के थ्रू, एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू। तो ये इस डेफिनेशन का मतलब था। इसका एग्जांपल भी मैंने आपको दिखाया रेजर पे। दूसरा एग्जांपल ये बता रहे हैं कि भाई वेदर ब्यूरो सॉफ्टवेयर, मतलब जहाँ पे मौसम की जानकारी दिखती है, उससे क्या होता है, आपके मोबाइल पे भी मौसम की जानकारी दिख रही होती है, आपके डेस्कटॉप पे भी मौसम की जानकारी दिख रही होती है। मतलब एपीआई जो है ना, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए। एपीआई जो है इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ इजीली यूज हो जाती है। तो ये हो गया एपीआई। अब जानते हैं इसकी फुल फॉर्म के बारे में। एपीआई की फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब ये है क्या? एप्लीकेशन का मतलब है कोई भी वेबसाइट, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन। इंटरफेस का मतलब है कि ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे, इसके इनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट, सेट ऑफ रूल्स कह सकते हैं आप, कि भैया इनके बीच में कम्युनिकेशन होगा कैसे। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बोला गया इंटरफेस। ये हो गया आपका एपीआई के बारे में कि एपीआई क्या है। इसका एक एग्जांपल ही मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको नंबर ऑफ एग्जांपल्स दिखाता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो सके। सबसे पहला एग्जांपल है पेमेंट गेटवे एपीआई। जैसे मैंने आपको रेजर पे दिखाया, पेमेंट गेटवे एपीआई क्या होता है कि कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट है या नंबर ऑफ कोई भी वेबसाइट है जो पेमेंट लेना चाहते हैं ऑनलाइन, तो पेमेंट गेटवे बहुत सारे हैं आपके। रेजर पे, पेयू मनी है, इंस्टामोजो है, बहुत सारे पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर है। तो ये सबसे पहला एग्जांपल हो गया आपका एपीआई का, कि हम क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे की सर्विस को यूज कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे। सेकेंड एग्जाम्पल है मैसेज एपीआई, कि जब भी हमें अपनी वेबसाइट के थ्रू कोई मैसेज भेजना हो, फॉर एग्जाम्पल किसी यूजर ने ई कॉमर्स वेबसाइट पर ऑर्डर प्लेस किया, उसका मैसेज जाना चाहिए कि ठीक है जी, आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है, इतने दिनों में डिस्पैच हो जाएगा। ट्रैवलिंग एपीआई, कि हमें फ्लाइट सर्च करनी हो कहाँ से कहाँ तक, ये चीज। वेदर एपीआई, मौसम की जानकारी हमें दिखानी हो। बुकिंग सिस्टम एपीआई, कि भाई टिकट बुक करनी हो मेरे को, रेलवे की, मूवी की, कोई भी रिजर्वेशन सिस्टम, ऐसा कुछ हमें लगाना हो, तो इसके लिए क्या है, रिजर्वेशन की एपीआई होती है। लॉगिन एपीआई, लॉगिन एपीआई में देखो क्या है, आप देखते होंगे काफी वेबसाइटों में ये ऑप्शन आता है आपके पास कि डायरेक्ट आप फेसबुक अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं, गूगल से लॉगिन कर सकते हैं, एप्पल से लॉगिन कर सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये एपीआई का एग्जांपल। हम क्या कर रहे हैं, गूगल की सर्विस यूज कर रहे हैं लॉगिन करने के लिए, फेसबुक की सर्विस यूज कर रहे हैं। एपीआई का मतलब ही यही है कि भाई दूसरे की सर्विस यूज करना और अपनी सर्विस दूसरे को देना, इसी कम्युनिकेशन को बोला गया एपीआई। ऐसे आपका है गूगल मैप एपीआई। आप देखते होंगे ओला उबर में जब भी आप कैब बुक करते हैं, तो वो ड्राइवर जो मैप लोकेशन यूज कर रहा होता है वो है आपका गूगल मैप एपीआई। भाई मैप से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें लेनी है। डिलीवरी एपीआई, जब भी हम कोई कोरियर भेजते हैं तो हम क्या कर पाते हैं, ट्रैक कर पाते हैं, तो डिलीवरी एपीआई। तो ये नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं आपके एपीआई के, जिससे आपको क्लियर हो गया होगा कि असल में एपीआई है क्या। अब बात करते हैं एपीआई के आर्किटेक्चर के बारे में।
There are 4 different ways that API can work depend on when and why they were created. कि भाई 4 तरीके API बनाने के, ये डिपेंड करता है कि उसको किस लिए यूज किया जा रहा है। सबसे पहला है SOAP API। SOAP की फुल फॉर्म है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल एक्सेस प्रोटोकॉल। SOAP का यूज बहुत पहले किया जाता था। SOAP में क्या होता था, XML हम यूज करते थे API बनाने के लिए। अभी के टाइम में SOAP API का यूज नहीं किया जाता क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड है इसमें API बनाना, काफी ज्यादा लिखना पड़ता है। सेकंड नंबर है RPC API। RPC की फुल फॉर्म है रिमोट प्रोसीजर कॉल्स। RPC API को सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि ऐसी API जो सर्वर के लिए हमें बनानी है, कि सर्वर से कोई टास्क हमें परफॉर्म कराना हो कि भाई 20 दिन बाद फाइल डाउनलोड करनी है, 10 दिन बाद ईमेल जाने, मतलब कुछ चीजें ऑटोमेट करनी हो, कुछ सर्वर से रिलेटेड हमें टास्क क्रिएट करना हो, तो उसके लिए हम उसको बोलते हैं RPC API। थर्ड नंबर आपको वेब सॉकेट API। वेब सॉकेट API का यूज किया जाता है चैटिंग एप्लीकेशन बनाने के लिए। अब वो चाहे वीडियो चैटिंग हो चाहे टेक्स्ट मैसेज वाली चैटिंग। इसमें क्या होता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है कि हम यहाँ से भी बोल रहे हैं और सामने वाला भी हमें रिस्पॉन्स कर रहा है क्विकली। इसमें 2 वे कम्युनिकेशन होता है। ये हो गया आपका वेब सॉकेट API। फोर्थ नंबर आपका REST API, जिसका जनरली वेबसाइट में यूज किया जाता है, और यही मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा REST API कैसे क्रिएट करते हैं। REST API का मतलब सिंपल है कि मैंने रिक्वेस्ट भेजी एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे सर्विस के लिए और उसने बदले मेरे को रिस्पॉन्स किया, तो इसको बोलते हैं हम REST API। इसके बारे में भी डिटेल देखते हैं। देखो समझते हैं इसके बारे में कि REST API क्या है। REST API की फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। REST API बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कर्ल लाइब्रेरी की। कर्ल लाइब्रेरी की वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप पहले कर्ल लाइब्रेरी को पढ़ सकते हैं कि कर्ल क्या है। कर्ल लाइब्रेरी में क्या होता है, कुछ सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं जिनका यूज हम करते हैं API, जैसे कि गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। ये 4 मेन फंक्शन होते हैं जिसका यूज करके हम API पर वर्क करते हैं। उसके बाद मेन फीचर क्या है REST API का। REST API का मेन फीचर है स्टेटलेसनेस। स्टेटलेसनेस का मतलब है कि जब मैंने कोई रिक्वेस्ट भेजी सर्वर पे और सर्वर ने मुझे रिस्पॉन्स किया, तो इस बीच में क्या है, वो मेरा डाटा सेव नहीं करेगा। इस चीज को बोला जाता है स्टेटलेसनेस। देखते हैं। स्टेटलेसनेस मीन्स दैट सर्वर डू नॉट सेव क्लाइंट डाटा बिटवीन रिक्वेस्ट। कि भाई स्टेटलेसनेस का मतलब ये है कि सर्वर जो है कोई भी डाटा सेव नहीं करेगा क्लाइंट का। आप कह सकते हैं काफी सिक्योर है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ और वो मुझे रिस्पॉन्स करा, बदले मेरा डाटा सेव कर रहा है, तो ये हमारा डाटा सेव नहीं करता। तो ये मतलब है REST API का, मतलब मेन फीचर है REST API का। उसके बाद क्या कर रहा है कि भाई क्लाइंट रिक्वेस्ट टू द सर्वर आर सिमिलर टू द URL, मतलब कि जब हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो बदले में हमें कुछ डाटा देता है। तो ये है आपका REST API। REST API की फुल फॉर्म क्या है, उसको क्रिएट कैसे करते हैं और इसका मेन फीचर क्या है। अब चलते हैं आगे कि भाई ठीक है, हमने REST API को समझा। REST API बनाने का फायदा क्या है, इसे हम क्यों बनाए, इसे हम क्यों पढ़ें। REST API क्रिएट करने के 4 मेन बेनिफिट है। सबसे पहला है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब API are used to integrate new application with existing software system। मतलब कि आपने एक बार API बना ली, अब आपको फ्रंट एंड मान लो पहले बूटस्ट्रैप में बना था, अब रिएक्ट में बनना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको API में कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। यही इसका मतलब है कि भाई API की इंटीग्रेशन आसानी से करी जा सकती है एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, एग्जिस्टिंग वेबसाइट में भी। कि भाई पहले बूटस्ट्रैप में वेबसाइट बनी थी, अब आपकी वेबसाइट रिएक्ट में, एंगुलर में बन गई, अगर बैकएंड में API बनी हुई है तो उस API का यूज क्या है, आप उसको कहीं भी यूज करो, चाहे बूटस्ट्रैप पे करो चाहे रिएक्ट पे करो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसका मतलब है इंटीग्रेशन का, कि भाई एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के साथ आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, दिस इंक्रीजेस डेवलपमेंट स्पीड बिकॉज ईच फंक्शनैलिटी डज नॉट हैव टू बी रिटन फॉर। इससे क्या होता है, हमारी डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ती है, हमें दोबारा से कोड नहीं लिखना पड़ता। अगर इसका एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल कि आपकी वेबसाइट बूटस्ट्रैप पे है, डिजाइन जो बूटस्ट्रैप पे है और बैकएंड आपका PHP पे है,
इसमें क्या होगा, अगर विदाउट एपीआई आप काम करोगे तो सारा कोड आपने बूटस्ट्रैप वाली फाइल पे लिखा होगा, HTML फाइल, PHP फाइल पे लिखा होगा। अब क्या है कि अगर मेरा जो डिजाइन है मैंने अपग्रेड कर दिया, उसको बना दिया रिएक्ट पे। अब रिएक्ट पे क्या होता है, PHP लिख ही नहीं सकते, रिएक्ट सिर्फ एपीआई पे काम करता है। इसमें दिक्कत क्या है कि आपको शुरू से पूरा कोड लिखना पड़ेगा। तो यही इस फर्स्ट लाइन का मतलब है कि आप एपीआई पे काम करें। एपीआई पे काम करने पे क्या होता है, इन फ्यूचर अगर हमें टेक्नोलॉजी बदलनी पड़ी, फ्रंट एंड बदलना भी पड़ा, तो हमें शुरू से पूरा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये इसका मतलब है, पहला फायदा हमारा ये है। सेकंड नंबर, इनोवेशन। इसका कहना क्या है, इंटायर इंडस्ट्रीज कैन चेंज द अराइवल ऑफ न्यू ऐप, बिजनेस नीड टू रिस्पॉन्ड क्विकली एंड सपोर्ट द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव दे कैन डू दिस। मतलब इसका कहना भी मिलता जुलता पहले वाले से। इसका कहना है कि भाई एकदम से काफी ज्यादा चेंजेस आ गए हमारे लाइन में, हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए और आ भी रहे हैं। हमारी लाइन में आप देख रहे हैं चैट जीपीटी और नंबर ऑफ चीजें आ रही है नई नई। तो ऐसे में अगर आप एपीआई पे काम कर रहे हैं शुरू से, अगर बहुत ज्यादा चेंजेस आए भी तो एपीआई में आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, शुरू से पूरा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप पुराने जमाने में चल रहे हैं कि भाई पीएचपी में पूरा पूरा कोड लिखा है, डॉट नेट में पूरा पूरा कोड लिखा है, और इंडस्ट्रीज में एकदम से नए नए चेंजेस आ गए, तो आपको पूरा कोड बदलना पड़ जाएगा। तो इसलिए आप एपीआई पे काम करें। थर्ड नंबर है इसका एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या है, देखो, API present a unique opportunity for business to meet their clients' need across different platforms. For example, Map API allow map information via website and DOS. देखो इस थर्ड नंबर के एक्सपेंशन का मतलब कहना ये है इसका कि अगर आप API बनाते हैं तो API क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मतलब उसको किसी से मतलब नहीं कि API जो है रिएक्ट पे यूज हो रही है कि बूटस्ट्रैप पे यूज हो रही है कि एंड्रॉइड पे यूज हो रही है कि iOS पे यूज, मतलब उसको प्लेटफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। इससे क्या है कि अगर आपने एपीआई बना लिया, आपने कोई सर्विस बना ली, तो उसको आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो उसे। आप देखो ना, रेजर पे जो पेमेंट गेटवे है, आप उसको मोबाइल ऐप में यूज करो, वेबसाइट में यूज करो, कहीं सॉफ्टवेयर में यूज करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने एपीआई बना रखी है। तो ये थर्ड नंबर इसका कहना यही है कि अगर आप एपीआई पे काम करते हो तो आप काफी ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हो अपने काम को। फोर्थ नंबर है easy of maintenance. The API acts as a gateway between two systems. Each system is obliged to make internal changes so that the API is not impacted. This way any future code changes, मतलब इसका कहना क्या है, easy of maintenance कि भाई आपने API बनाई, अब कल को टेक्नोलॉजी में मान लो फॉर एग्जांपल आपने API बनाई, लारावेल में API बना ली, PHP में API बना ली, फ्रंट एंड आपका बूट स्ट्रैप में था। अब बूट स्ट्रैप में मान लो कोई नया अपडेट आ भी गया तो हमारी एपीआई को कोई मतलब नहीं है। अपडेट आया बूट स्ट्रैप में, बूट स्ट्रैप वाले करें अपना जो करना है, हमारी एपीआई एज इट इज रहेगी, हमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। पीएचपी में मान लो एपीआई बनाई आपने, पीएचपी में कोई अपडेट आ गया तो ठीक है, पीएचपी में जो थोड़ा बहुत करना अपडेट कर देंगे, एपीआई जैसी थी वैसी ही रहेगी। तो एपीआई बनाने में क्या होता है कि पहले बस बनाने में जो मेहनत लगनी है, उसका मेंटेनेंस उसकी काफी इजी है, उसमें ज्यादा हमें कुछ करना नहीं होता। तो ये चार मेजर एडवांटेज है, चार मेजर बेनिफिट है कि हमें एपीआई पे काम करना चाहिए। और इसी अभी आप देखेंगे जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे एज ए डेवलपर, एपीआई की बहुत ज्यादा डिमांड है। उसके कुछ रीजंस मेन यही है क्योंकि फ्यूचर आप कह सकते हैं, डेवलपमेंट का फ्यूचर है। वो टाइम गया कि आप हर एक चीज के लिए कोड लिख रहे हैं, फिर चेंज हो गया फिर दोबारा लिख रहे हैं, नहीं, एपीआई पे काम करो। तो ये इसके बेनिफिट्स हो गए। अब चलते हैं आगे। आप समझते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपीआई। देखो इससे पहले हमने आर्किटेक्चर देखा था, कंफ्यूज नहीं होना। अब हम देख रहे हैं कि जी ठीक है, हमने एपीआई के बारे में जान लिया कि एपीआई क्या है, रेस्ट एपीआई क्या है, उसके फायदे क्या है। जी अब इसके क्या टाइप्स भी होते हैं, तो इसके देखो चार टाइप्स होते हैं मेन। सबसे पहला है प्राइवेट एपीआई। प्राइवेट एपीआई मतलब हम किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, मतलब अपने कंपनी में काम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए हमने एपीआई बना दी, उसको बोल दिया हमने प्राइवेट एपीआई। उसमें क्या करते हैं, हम टोकन बना के देते हैं कि भाई आपका ये टोकन है तो आप इस एपीआई को यूज कर सकते हैं। सेकंड नंबर है पब्लिक एपीआई कि भाई हर कोई यूज करेगा। फॉर एग्जांपल वेदर एपीआई, भाई मौसम की जानकारी दिखानी है तो कहीं भी दिखा सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ एक ही वेबसाइट भी दिखेगा। तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर पब्लिक एपीआई। इसमें कोई ऑथराइजेशन नहीं होता, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होता, कोई भी इसको यूज कर सकता फ्री ऑफ कॉस्ट। थर्ड नंबर है पार्टनर एपीआई।
पार्टनर एपीआई का मतलब है कि भाई जिन जिन ने मेरे से रजिस्ट्रेशन कर रखा है मेरी वेबसाइट में, सिर्फ उनको एक्सेस दूंगा। फॉर एग्जांपल पेमेंट गेटवे, भाई पेमेंट गेटवे पे क्या है, रेजर पे पे जिन जिन का अकाउंट बना उसको ये रेजर पे की एपीआई मिलेगी। ऐसी मैसेज एपीआई जिसने मैसेज परचेज करा है उसको मैसेज एपीआई मिलेगी। तो पार्टनर एपीआई का आप कह सकते हैं बिजनेस के लिए, कि अगर हम कुछ बिजनेस कर रहे हैं, B2B कर रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हैं, तो वो है पार्टनर एपीआई। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया रेजर पे, मैसेज एपीआई, ये है पार्टनर एपीआई का एग्जांपल। फोर्थ नंबर है कंपोजिट एपीआई। कंपोजिट एपीआई में क्या होता है कि भाई ऊपर के जो तीन आपने पढ़े उन सबको मिला के कोई एपीआई बना दी। मतलब होता है कि कुछ एपीआई पब्लिक है, कुछ एपीआई को प्राइवेट करना है, इस तरीके से। पार्टनर वाले को तो खैर नहीं मिक्स करते हम कंपोजिट में, क्योंकि पार्टनर तो पूरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। कंपोजिट में हम ऐसा करते हैं, प्राइवेट और पब्लिक बनाते हैं कि कुछ फंक्शंस हमने पब्लिक बना दिए और कुछ फंक्शंस हमने प्राइवेट बना दिए। तो ये हो गया आपका कंपोजिट एपीआई। तो एपीआई क्रिएट करने के चार तरीके होते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो ये यूज किया जाता है, प्राइवेट एपीआई जो पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए करते हैं, और पार्टनर एपीआई जो बिजनेस के लिए करते हैं। पब्लिक एपीआई भी करते हैं, लेकिन कंपोजिट एपीआई बहुत रेयर यूज होती है। अब चलते हैं आगे। एपीआई में क्या है ना, जब एपीआई पे आप काम करेंगे तो आपको ना ये टर्म काफी सुनने को मिलेगा, एपीआई एंड पॉइंट। एपीआई एंड पॉइंट इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। एपीआई एंड पॉइंट का मतलब सीधा सा ये होता है कि भाई मुझे एपीआई का वो यूआरएल बताओ जिसके हिट करने पे मुझे डाटा मिलेगा। तो एपीआई के यूआरएल को बोला जाता है एपीआई एंड पॉइंट। इसमें देखते हैं क्या लिखा है। एपीआई एंड पॉइंट्स आर द फाइनल टच पॉइंट्स इन द एपीआई कम्युनिकेशन सिस्टम। These include server URL, service, and other specific digital locations from where information is sent। देखो इसने भी वही बताया कि एपीआई में क्या है, एपीआई एंड पॉइंट में सर्वर का यूआरएल और कोई भी सर्वर की पर्टिकुलर लोकेशन इंक्लूड होती है जहाँ पे हमें रिक्वेस्ट सेंड करनी है, उस चीज को हम बोलते हैं एंड पॉइंट। इसमें अदर लोकेशंस का मतलब कह सकते हैं आईपी भी हो सकता है कि भाई यूआरएल पे नहीं, आईपी पे रिक्वेस्ट भेजनी है। हालांकि जनरली हम यूआरएल पे भेजते हैं। एपीआई एंड पॉइंट में क्या है, दो चीजें हमें देखनी होती है, सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस। सिक्योरिटी के लिए हम टोकन का यूज करते हैं, टोकन बनाते हैं, और परफॉर्मेंस के लिए भी हम टोकन का यूज करते हैं, चेक करते हैं कि परफॉर्मेंस के लिए हम हिट लिमिट लगाते हैं कि भाई एक ही बंदे ने बार बार रिक्वेस्ट ना करे। वो ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा 1 मिनट के अंदर 1000 रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो उसके लिमिट लगाते हैं। तो अपना एपीआई के एंड पॉइंट में ये चीजें चेक करी जाती है कि कोई भी हर कोई इसे एक्सेस ना कर सके, और जो एक्सेस कर रहा है वो एक लिमिट में एक्सेस कर सके। ये चीज देखी जाती है एपीआई एंड पॉइंट। अब आती है बात हाउ टू सिक्योर रेस्ट एपीआई। वही बात आ गई ऊपर वाले से मिलती जुलती। रेस्ट एपीआई को सिक्योर करने का यही तरीका है कि आप ऑथेंटिकेशन लगाएं। अब वो टोकन लगा के आप करें या फिर एपीआई की लगाकर आप करें, आप देखना इस चीज को। जब आप रेजर पे पे अपना अकाउंट बनाते हैं, जब आपको पेमेंट गेटवे मिलता है, तो उसके साथ आपको ना की मिलती है कि आपकी टेस्ट की है या आपकी लाइव की है। या फिर जब आप मैसेज एपीआई परचेज करते हैं उसके साथ आपको की मिलती है। उसी की से ऑथेंटिकेट कर पाते हैं आपको कि अच्छा ये की है, मतलब ये फलाना यूजर है, ये यूज कर रहा है मेरे सर्विस को। तो एपीआई को सिक्योर करने का यही तरीका है कि आप टोकन बनाएं, एपीआई की बनाएं। अब बात करते हैं कि भाई एपीआई क्रिएट करने का एक प्रोफेशनल तरीका क्या होता है, कि अगर हम किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारी एपीआई क्रिएट करनी है तो हम कैसे करें, उसके लिए हम क्या काम करें। देखो एपीआई क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें प्लान करना होता है। प्लान मतलब कि कितनी एपीआई बननी है, किस चीज़ के लिए एपीआई बननी है, क्या करना है क्या नहीं करना, पूरी प्लानिंग होती है। सेकंड नंबर फिर उसका बॉयलर प्लेट तैयार करा जाता है, उसका एपीआई को क्रिएट करा जाता है। थर्ड नंबर, जब एपीआई क्रिएट हो गई तो उसको टेस्ट किया जाता है सही से, साइबर अटैक्स वगैरह चेक करते हैं, परफॉर्मेंस वगैरह सिक्योरिटी वगैरह सारी चेक करी जाती है। जब ये भी हो गया, फोर्थ उसकी फिर डॉक्यूमेंटेशन करी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये। जब भी हम पार्टनर एपीआई बनाते हैं, जैसे आप रेजर पे की एपीआई, कोई भी पार्टनर एपीआई देखेंगे, जब भी पार्टनर एपीआई बनाते हैं तो उसमें सबसे मेन होता है डॉक्यूमेंटेशन। ये तीन तो हर जगह करना ही करना है, डॉक्यूमेंटेशन सबसे ज्यादा मेन होता है। अब देखिए काफी वेबसाइट्स ऐसी होती है, मैंने देखा था ट्रैवलिंग के लिए फ्लाइट एपीआई है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी नहीं होती, मतलब कि डेवलपर उसको पढ़ के भी नहीं लगा पाता है। तो एक अच्छे पार्टनर एपीआई अगर हमें क्रिएट करने का अच्छा बिजनेस मतलब करना है हमें, तो एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही नीट एंड क्लियर होनी चाहिए,
जो कि आसानी से डेवलपर को समझ में आ सके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिफ्थ नंबर है मार्केट द एपीआई, कि भाई ठीक है सब कुछ हो गया, अब एपीआई को आप सेल कर सकते हैं, जैसे हो भी रही है। तो ये एपीआई क्रिएट करने के कुछ स्टेप्स हैं प्रोफेशनली जो आपको पता होने चाहिए। जनरली आपसे कोई नहीं पूछने वाला, ये आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए बस। अब बात करते हैं एपीआई टेस्टिंग। एपीआई टेस्टिंग वही मैंने बताया आपको, दो चीजें चेक करी जाती हैं। पहला सिक्योरिटी, ऐसा ना हो कि कोई भी आया और यूआरएल हिट करके डाटा निकाल रहा है। दूसरा उसकी परफॉर्मेंस, कि भाई एक बार में हिट लिमिट हम लगा दे कि इतने ही बंदे एक्सेस कर पाए, इतनी ही रिक्वेस्ट आ पाए। थर्ड नंबर इन्होंने लगा है कि भाई जो आपके फंक्शंस वगैरह बने उनको सही से चेक करना, वो तो हम चेक करेंगे। मेन यही है आपका, सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस चेक करनी होती है। हाउ टू राइट एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, ये सबसे मेन है। जो होता है ना कि बड़े प्रोजेक्ट और एक पार्टनर एपीआई, जैसे मतलब अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं और एपीआई बना रहे हैं आप, तो वहाँ तो बड़ा मेन रोल है इसका डॉक्यूमेंटेशन का। तो इसका कहना है कि भाई कैसे लिखे हम डॉक्यूमेंटेशन, क्या इजी तरीका है इसका। देखो क्या तरीका है, राइटिंग एक्सप्लेनेशन इन सिंपल इजी टू रीड इंग्लिश, कि भाई एकदम सिंपल इंग्लिश में लिखो, ये नहीं कि खतरनाक ग्रामर आप लिख दो सामने वाले डेवलपर को समझ में ही ना। एकदम सिंपल प्लेन इंग्लिश में आप लिखो डॉक्यूमेंटेशन। और क्या करो, अब कोड सैंपल्स तैयार करो, कि भाई आपने लिख दिया ऐसे ऐसे यूज करना, वहां पे एक एग्जांपल भी दिखा दो उसे करके, कि भाई देखो अगर आप ये रिक्वेस्ट भेजोगे आपको ये रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का एग्जांपल दिख जाएगा, दिखाता हूँ। देखो जेसन प्लेस होल्डर है, यहाँ से हमें फेक एपीआई मिलती है। इसके बारे में डिटेल ये देखो, ये बता रहा है कि भैया ये रिस्पॉन्स दोगे तो आपको ये आउटपुट मिलेगा, ये रिस्पॉन्स दोगे तो आपको ये आउटपुट मिलेगा। तो इसी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन लिखी जाती है। थर्ड नंबर है मेंटेनिंग द डॉक्यूमेंटेशन सो इट इज एक्यूरेट एंड अप टू डेट, कि भाई टाइम टू टाइम उसको मेंटेन रखो, अप टू डेट रखो अपनी डॉक्यूमेंटेशन को। एमिंग द राइटिंग स्टाइल एट बिगिनर, वही बात आ गई कि भैया बिगिनर को पॉइंट ऑफ व्यू में, जो डेवलपर बिगिनर डेवलपर अगर यूज करना चाहे तो वो भी यूज कर पाए, इतना सिंपल होना चाहिए। कवरिंग ऑल द प्रॉब्लम्स द एपीआई कैन सॉल्व फॉर द यूजर, कि ठीक है आपने डॉक्यूमेंटेशन काफी अच्छी लगी, उसके अंदर आप स्टेटस भी लिखोगे, अगर ऐसा होता है तो ये प्रॉब्लम होगी, अगर ऐसा है तो ये प्रॉब्लम होगी। तो एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही नीट एंड क्लियर होनी चाहिए, जो कि एक बिगिनर डेवलपर पढ़ के भी आसानी से उसको लगा सके। तो ये अपना एपीआई का थ्योरेटिकल हो गया, आपने जाना एपीआई क्या है, इसका आर्किटेक्चर, इसके टाइप्स। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली क्रिएट करके। देखो थ्योरेटिकली हमने काफी ज्यादा जान लिया एपीआई के बारे में। अब प्रैक्टिकली एपीआई अगर हमें क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि जेसन क्या है, कर्ल लाइब्रेरी क्या है। मिनिमम ये नॉलेज होनी चाहिए एपीआई क्रिएट करने के लिए। उसके बाद अगर आपको एजेक्स आता है तो और भी अच्छा है। जेसन क्या है, जेसन का यूज हम करते हैं जब एपीआई से हमें डाटा भेजना होता है एज ए रिक्वेस्ट, या फिर हमें जब वेब सर्विसेज या किसी दूसरी साइट से डाटा मिलता है तो वो हमें मिलता है जेसन फॉर्मेट। जेसन क्या है, एक फॉर्मेट है, एक तरीका है कि डाटा को कैसे भेजना और डाटा को कैसे लेकर आना है। कर्ल, कर्ल लाइब्रेरी का यूज किया जाता है डाटा को सेंड करने के लिए, डाटा को रिसीव करने के लिए। कर्ल लाइब्रेरी की हेल्प से हम एपीआई को एग्जीक्यूट करते हैं। इसलिए आपको एपीआई क्रिएट करने से पहले जेसन और कर्ल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके सबसे पहले इसको देख सकते हैं। अगर आप इसके बारे में जानते हैं ऑलरेडी तब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, करड ऑपरेशन करेंगे, कि भाई रेस्ट एपीआई का यूज करके करड ऑपरेशन कैसे करते हैं पीएचपी में, वो देखते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटाबेस बना लेते हैं। लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन पे गए और यहाँ हम क्या करते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं एपीआई, और यहाँ से कोलेशन टाइप मैंने ले लिया UTF-8MB4। इसमें मैं एक टेबल बना लेता हूँ एम्प्लॉय, जिसमें 4 कॉलम होंगे, आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल, ये 4 कॉलम। आईडी जो है हमारी, आईडी हो जाएगी हमारी ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की,
और नेम को मैंने कर दिया varchar, ईमेल को भी कर दिया varchar, मोबाइल को कर दिया मैंने begin। इसको मैंने दे दिया 50 कैरेक्टर, इसको भी मैंने दे दिया 50 कैरेक्टर और इसको मैंने दे दिया 10 कैरेक्टर। तो ये हमारी टेबल रेडी हो गई, डेटाबेस हमारा बन गया। अब चलते हैं फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं इंसर्ट। तो उसके लिए मैं चल जाता हूँ बूटस्ट्रैप पे और यहाँ से मैं बूटस्ट्रैप का फॉर्म ले लेता हूँ ताकि मेरे को यहाँ से बना बना डिजाइन मिल जाए, बनाना ना पड़े मेरे को। ये हम सेव कर लेते हैं insert.php। यहाँ पे मैं इसका टाइटल बदल देता हूँ, मैंने लिख दिया इंसर्ट डाटा यूजिंग एपीआई, कि भाई एपीआई का यूज करके डाटा इंसर्ट हम कैसे करेंगे। और यही सेम मैं हेडिंग यहाँ भी लिख देता हूँ, इंसर्ट डाटा यूजिंग एपीआई इन पीएचपी। अब हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए, हमें चाहिए नेम, यहाँ मैंने लिख दिया एंटर नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसको मैंने लिख दिया नेम। एक्शन की जरूरत हमें नहीं है तो यहाँ मैंने लिख दिया मेथड पोस्ट। ये हमारा नेम हो गया, पासवर्ड रिमेंबर में ये सब हमें चाहिए नहीं, हटा देते हैं। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ईमेल मोबाइल, ये हो गया हमारा ईमेल और मोबाइल, ईमेल मोबाइल। इनके नाम बदल देंगे हम, इसको मैंने कर दिया ईमेल और इसको मैंने कर दिया मोबाइल। टाइप सबमिट है, इसका नाम दे देता हूँ नेम, नेम सबमिट। अब इसका हम कोड लिख लेते हैं ऊपर, PHP स्टार्ट करा मैंने, यहाँ मैंने लिखा इफ इज सेट $_post सबमिट, कि भाई जब सबमिट बटन प्रेस हो जाए तो क्या करो, डाटा निकाल लो नेम, ईमेल और मोबाइल का। अब हमें क्या करना है, इस डाटा को दूसरे पेज पे भेजना, मतलब हमें क्या करना, रिक्वेस्ट भेजनी है पर्टिकुलर URL पे। तो इस डाटा को हम क्या करेंगे, एरे में रखेंगे, क्योंकि हम एक वेरिएबल भेज सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक एरे क्रिएट करना। एपीआई पे डाटा भेजने के लिए हम क्या करते हैं, एरे बनाते हैं। या तो आप एरे में डाटा भेज सकते हो या फिर जेसन में डाटा भेज सकते हो। यहाँ पे हम एरे बना लेते हैं, मैंने एरे क्रिएट कर लिया। ये जो एरे हम बनाएंगे, ये बनाएंगे हम एसोसिएटिव एरे। तो मैंने यहाँ लिखा नेम, भाई नेम के अंदर क्या करो, नेम के अंदर तुम जो भी इनपुट की वैल्यू मिल रही है उसको रखना। ऐसे मैंने कॉपी कर लिया, नेम, ईमेल, मोबाइल। मेरे पास 3 कॉलम है, ईमेल और यहाँ मैंने रख दिया ईमेल, मोबाइल, यहाँ मैंने रख दिया मोबाइल। तो ये 3 डाटा जो मुझे भेजना, मैंने क्या करा, डाटा को अरेंज कर दिया। जो सबसे लास्ट का डाटा होगा ना, वहां पे आपको कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हुआ, हमने एरे क्रिएट कर लिया। अब देखो, अब इसको भेजने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कर्ल लाइब्रेरी। मैंने क्या करा, मैंने लिखा सबसे पहले लाइन कर्ल इनिट। ये कर्ल की सबसे पहली लाइन है। कर्ल इनिट का मतलब है कि आपने कर्ल को स्टार्ट कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद मैंने लिखा कर्ल सेट ऑफ, कि भाई क्या क्या भेजना है। सेट ऑफ का मतलब है कि क्या ऑप्शंस क्या भेजने हैं। मैंने लिखा जी देखो, सबसे पहले तो इसका इनिशियलाइजेशन ये रहा और मुझे क्या करना है, कर्ल ऑफ यूआरएल, ये मुझे यूआरएल भेजना है, मतलब कौन से पेज पे रिक्वेस्ट भेजने है वो हमें मेंशन करना है। तो हम क्या करते हैं, एपीआई बनाने के लिए एक फाइल क्रिएट कर लेता हूं मैं। ये फाइल मैं क्रिएट कर ली मैंने। इसमें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कनेक्शन फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ, जो हमने बनाई नहीं, अभी बनाएंगे। कनेक्शन डॉट,
इसको मैंने क्या करा, एक फोल्डर बना लिया, देखो वहीं पे जहाँ मेरी फाइल थी वहीं पे मैंने एक फोल्डर बना लिया एपीआई के नाम से। इसके अंदर मैंने इसको सेव कर दिया insert api.php, नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने सिंपल नाम दिया ताकि हमें आसानी से समझ में आ सके। तो ये क्या करा, मैंने एक फाइल बना ली जहाँ से रिक्वेस्ट भेजूंगा, दूसरी फाइल मैंने बनाई जहाँ पे रिक्वेस्ट भेजूंगा, जहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी और यहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अब देखो हमें क्या करना है, कनेक्शन फाइल बना लेते हैं हम। तो कनेक्शन क्या बना बनाया मिल जाएगा, टाइप करने की जरूरत नहीं है, लिखा PHP MySQL कनेक्शन, यहाँ से हम कनेक्शन का कोड ले लेते हैं। यूजर नेम हो जाएगा हमारा रूट, पासवर्ड हो जाएगा ब्लैंक, और उसके बाद डाटाबेस का नाम जो है हमारा वो है हमारा API डाटाबेस का नाम, और इसको मैं यहाँ पास कर देता हूँ $DB। ये इको लिखने की जरूरत हमें नहीं है, इसको सेव कर देते हैं हम। इसको आपको सेव करना है उसी API के फोल्डर में, यहाँ पे आपने insert API की फाइल बनाई। मैंने इसको सेव कर दिया connection.php के नाम से मैंने सेव कर। अब आ जाओ यहाँ पर कि ठीक है जी, मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, मुझे भेजना है। कहाँ भेजना है, इसके लिए ना आपको पूरा कंप्लीट URL देना होगा। तो URL ओपन कर लेते हैं, लोकल होस्ट PHP प्रैक्टिकल वर्क API ट्यूटोरियल पब्लिक API / insert API.php, यहाँ भेजना नहीं। तो इस तरीके से ना आपको पूरा कंप्लीट URL मेंशन करना होता है कि रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी। ये हमारी सेकंड लाइन होगी। फर्स्ट लाइन में हमने कर्ल को स्टार्ट किया, सेकंड लाइन में हमने उसे बताया कि भाई देखो यहाँ रिक्वेस्ट भेजना है। अब थर्ड लाइन में आपको बताना है कि क्या भेजना है। मैंने लिखा कर्ल सेट ऑफ ch कर्ल ऑफ पोस्ट फील्ड्स कि जी मेरे को ये डाटा भेजना है। कर्ल पोस्ट फील्ड का यूज किया जाता है डाटा को भेजने के लिए, पोस्ट मेथड में भेजने के लिए। अगर जेसन में भेजना होता है तो उसके लिए हम एक लाइन और एक्स्ट्रा लिखते हैं जिसमें हमें टाइप बताना होता है कि भाई ये टाइप, तो अभी हमें भेजना है पोस्ट में, तो हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं। फोर्थ नंबर है आपका, मैंने लिखा $रिजल्ट। ठीक है जी, इनिशियलाइज कर दिया हमने, रिक्वेस्ट भेज दी। अब उसके बाद उसको क्या करो, एग्जीक्यूट कर दो EXE, और इसके अंदर लिख दो किसको एग्जीक्यूट कर दो जी, इसको एग्जीक्यूट कर दो जिसको हमने स्टार्ट किया। उसके बाद मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स को प्रिंट कर देता हूँ। होता क्या है कि अगर हमारी रिक्वेस्ट गई और वहां से हमें रिस्पॉन्स मिलता है, सही सब कुछ चल रहा है, तो हमें 1 मिलेगा। अगर कोई एरर वगैरह मिलता है तो हमें फॉल्स मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इतना ही होता है। देखो सिंपल, हम क्या कर रहे हैं, एपीआई में क्या हुआ कि एपीआई में आप एक पर्टिकुलर किसी दूसरी जगह पे रिक्वेस्ट भेज रहे हो। अगर आप नॉर्मल PHP की बात करो तो उसमें क्या होता था, डाटा निकाला और यही इंसर्ट की क्वेरी लिख देते थे। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं हम, किसी पर्टिकुलर पेज, किसी दूसरे पेज पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि भाई यहाँ जाएगा डाटा, और रिक्वेस्ट कैसे भेज रहे हैं, कर्ल लाइब्रेरी का यूज करके। अब यहाँ पर आ जाओ इंसर्ट एपीआई में, यहाँ पे आप क्या करो, डाटा को रिसीव कर लो $_post। अब देखो इस पोस्ट में आपको क्या करना है ना, ये नाम रखना है, जो ये आपने रखा है ना, ये आपको यहाँ लिखना होता है। तो मैंने रखा है क्या, नेम, तो मैंने लिख दिया नेम। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ईमेल मोबाइल, ये हो गया ईमेल, और ये हो गया आपका मोबाइल। तो तीनों डाटा हमने निकाल दिया, नेम, ईमेल और मोबाइल। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंसर्ट की क्वेरी चला देते हैं। मैंने लिखा $SQL इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, कॉलम का नाम है हमारा नेम, ईमेल, मोबाइल। वैल्यूज में हमें भेजना है जी, नेम भेजना है, ईमेल भेजना है, और मोबाइल भेजना है। तो ये तीनों हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करा देते हैं। रिजल्ट MySQLi
क्वेरी $con $sq। तो ये हमारी इंसर्ट की क्वेरी हो गई। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं करके कि भाई हमने लिख तो दिया कोड, ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। आ जाओ आप यहाँ पे insert.php पे गया मैं लिखा नेम राकेश कुमार, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये डाल दिया। सबमिट करते हैं। देखो हमें 1 मिला, यानी कि डाटा जो है हमारा सबमिट हो गया होगा। चलते हैं ब्राउज पे। डाटा सबमिट नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है एक बार चेक कर लेते हैं क्यों सबमिट नहीं हुआ डाटा। देखते हैं जरा कोड में कहाँ दिक्कत हो गई। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, देखो यहाँ छोटी सी दिक्कत हो गई कि यहाँ हमने क्या करा, ब्रैकेट नहीं लगाया। अब चेक करते हैं, करके देखते हैं। देखो अब हो गया ना इंसर्ट। तो छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, हमने ब्रैकेट नहीं लगाया था। तो आपने समझा, इसमें आपने सीखा कि भाई इंसर्ट कैसे करते हैं डाटा को एपीआई का यूज करके। बहुत ही सिंपल था। अगर आप इसे समझें कि भाई हम डाटा ले रहे हैं और उसको कर्ल के थ्रू एक दूसरे पेज पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि भाई देखो ये रहा डाटा, अब करो इसे जो करना है। ये ना काफी मिलता जुलता है एजेक्स से। अगर आपने एजेक्स सीखा है, अगर आपने एजेक्स जानते हैं एजेक्स के बारे में, तो काफी इजी होगा इसको समझना। ये बिल्कुल एजेक्स से मिलता जुलता है। डिफरेंस सिर्फ दोनों में इतना सा है कि कर्ल जो है ये सर्वर साइड वर्क करता है और एजेक्स जो है वो क्लाइंट साइड पे वर्क करता है। तो चलिए देखते हैं, अब सेलेक्ट एपीआई देखते हैं। हमने इंसर्ट देख लिया, अब हम देखते हैं कि सेलेक्ट कैसे करेंगे, डाटा को प्रिंट कैसे करेंगे, डाटाबेस से लेकर कैसे आएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पेज बना लेते हैं जिसपे हम डाटा को शो करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, बूटस्ट्रैप की टेबल यूज कर लेता हूँ। बूटस्ट्रैप की टेबल, येरी टेबल, बूटस्ट्रैप की टेबल यूज कर लेता हूँ मैं डाटा को प्रिंट करने के लिए। ये कर दिया मैंने कॉपी, इसको हम सेव कर लेते हैं। index.php के नाम से कर लेता हूँ ताकि बाय डिफॉल्ट यही फाइल रन हो जाए। इस पे मैंने लिख दिया select डाटा यूजिंग एपीआई, और इसी को मैंने कॉपी कर लिया, select डाटा यूजिंग एपीआई इन PHP। इसको हटा देता हूं मैं। अब हमें दिखाना क्या क्या, देखो मैं चाहता हूं कि मेरे को सीरियल नंबर प्रिंट करना है और मुझे नेम प्रिंट करना है, ईमेल, मोबाइल, एडिट, डिलीट, मोबाइल, एडिट, डिलीट, इतना कुछ हमें करना है। तो कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हो गए। तो इसी को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया 3 टाइम और। बाकी की रो को हम हटा देंगे और उसी के साथ साथ क्या करेंगे, हम एक फाइल और बना लेंगे सेलेक्ट एपीआई के लिए। देखो अभी मैं आपको अलग अलग एपीआई क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। इंसर्ट एपीआई की मैंने अलग फाइल बनाई, सेलेक्ट एपीआई की अलग फाइल बना रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। जब आप ये पूरा समझ लेंगे अच्छे से, फिर मैं आपको एक फाइल बना के दिखाऊंगा। एक ही फाइल में सारी रिक्वेस्ट होंगी, सेलेक्ट के लिए भी, इंसर्ट के लिए भी, डिलीट के लिए भी। तो पहले आप इंडिविजुअली समझे, तब आपको इजीली समझ में आएगा। उसके बाद फिर एक ही फाइल में आपको करके दिखाऊंगा। तो इसको मैंने सेव कर लिया सेलेक्ट एपीआई के नाम से, और ये सब मैं हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन रहेगा। अब यहाँ पर आ जाओ आप इंडेक्स पे। देखो हमें क्या करना है, इसको रिपीट करना है। इसी से पहले मैं क्या करता हूँ, कर्ल रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूँ। मैं लिखा कर्ल इनिट, देखो वही कॉपी कर लेता हूँ मैं, मिलता जुलता है, हमें बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। यही मैंने पूरा कॉपी कर लिया, क्योंकि टाइप क्यों करना बार बार हमें। यहाँ पर मैंने लिखा सेलेक्ट एपीआई,
इसमें देखो पोस्ट फील्ड की जगह हम लिखते हैं कर्ल ऑफ रिटर्न ट्रांसफर, और यहां लिखते हैं हम ट्रू। ऐसा इसलिए लिखते हैं, जब होता क्या है, जब हमारे पास डाटा सिलेक्ट होकर आता है, जब भी हमें डाटा मिलता है, तो आपने देखा था कि रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो ये क्या करेगा, जो डाटाबेस से आपको डाटा मिलेगा ना, उसके साथ साथ 1 भी जोड़ देगा उसी में। तो हमें 1 तो चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ डाटा चाहिए। तो उस 1 को शो नहीं करना है तो हम ये लिखते हैं, आपको दिखाऊंगा अभी से कमेंट करके भी। तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि इस यूआरएल से डाटा लाना है, एग्जीक्यूट करना है, और उसको हम यहाँ प्रिंट करके देखेंगे। यहाँ पर आ जाओ सेलेक्ट पे, यहाँ मैंने लिखा $SQL select स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, कि भाई इस टेबल से डाटा ले आओ। उसके बाद मैंने लिखा रिजल्ट MySQLi क्वेरी $con $SQL। उसके बाद मैंने क्या करा, लूप चला दिया, while $data MySQLi fetch _ $result, कि भाई जो भी डाटा आएगा वो डाटा ले। अब देखो इसमें क्या है, डाटा तो ले आएगा ये, लेकिन हमें क्या करा उसने, हमें सिर्फ उसे एक वेरिएबल में रखना है, कि भाई लूप में जो भी हमें 1 बाय 1 डाटा मिल रहा है उसको एक वेरिएबल में रखना है, और फिर उसको क्या करना है, जेसन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मैंने क्या करा, एक वेरिएबल बना लिया, मैंने लिखा $output, और मैंने एक एरे वेरिएबल बना लिया। अब यहां देखो मैंने लिखा $final data एरे, और यहां मैंने लिखा नेम, कि भाई नेम के अंदर क्या करो, नेम के अंदर नेम रख दो। मैं क्या कर रहा हूँ, एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ लूप के अंदर। ये क्या करेगा, नंबर ऑफ एरे क्रिएट करेगा 1 बाय 1, और इस एरे को हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालते जाएंगे। मतलब हमारा जो मेन आउटपुट आएगा ना, वो यहां से आएगा। देखो समझाता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया नेम को, ईमेल मोबाइल, ये मैंने लिख दिया ईमेल मोबाइल, यहां भी हमने लिख दिया ईमेल मोबाइल। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यूज करना है एरे पुश मेथड का, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, ये जो भी डाटा हमारा रिपीट हो रहा है बार बार, उसको हम इसके अंदर रखेंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं एरे पुश का क्या सिंटैक्स है। एरे पुश इन PHP, तो एरे पुश का सिंटैक्स क्या है कि भाई ये, और इसके अंदर में क्या रखना है, ये रखना है। तो ठीक है, मैंने लिखा एरे अंडरस्कोर पुश, कि भाई ये मेरा एरे आउटपुट, और इसके अंदर क्या करना है, ये रखना है फाइनल डाटा। तो ये क्या करेगा, जैसे जैसे हमारा लूप चलेगा तो ये क्या करेगा, पहली रो वो एरे में मिलेगी हमें, उसको हमने आउटपुट में रख लिया, फिर ऐसे दूसरी रो, तो ये हमारा फाइनल आउटपुट जो है इस वेरिएबल में मिलेगा। इस वेरिएबल को हम क्या करेंगे, इको जेसन इनकोड। जेसन इनकोड क्या है, एक फंक्शन है जिसका काम होता है आपके PHP के डाटा को जेसन में कन्वर्ट करना। तो देखो बना लिया हमने, एक बार इसे चेक कर लेते हैं। इसे क्या करता हूं मैं, डायरेक्ट हिट करके चेक कर लेते हैं हम। मैं लिखा पब्लिक API select API.php, देखो फाइनल डाटा मिल रहा है। जब भी आपसे बोला जाएगा ना जी मेरे को API क्रिएट करके दे दो जिससे मेरे को डाटा मिल जाए, तो आपको ना इस तरीके से अपना URL देना होगा कि भाई देखो ये आपका एंड पॉइंट है, ये आपका URL, यहाँ से आपको डाटा मिलेगा। काफी ज्यादा यही सबसे ज्यादा जो API में यूज होता है ना, वो सेलेक्ट API यूज होता है। मतलब ज्यादातर आपको सेलेक्ट API बनानी होगी जिसके थ्रू डाटा जो है मोबाइल ऐप और बाकी जगह पर दिखाया जा सके। तो हमने सेलेक्ट API बना लिया। अब देखते हैं इसको ये दिखाएंगे कैसे, भाई यहाँ प्रिंट कैसे कराएंगे। बन तो गया ये। अब हमें PHP में जो डाटा मिल रहा है, देखो जेसन में मिल रहा है, इसको प्रिंट कैसे करेंगे। मतलब कि अगर हमने API किसी को देनी है तब तो आप सिर्फ वो URL दे दोगे कि ये लो भाई API बन गई। अगर आपको कोई URL दे रहा है जिससे आपको जेसन फॉर्मेट में डाटा मिल रहा है,
उसको हम PHP में कैसे प्रिंट करेंगे जेसन फॉर्मेट के डाटा को। देखो समझते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं हम। अब देखो हमें फाइनल डाटा इसके अंदर मिल रहा है, तो इसको मैंने क्या करा, डॉलर, मैं लिख दिया फाइनल। यहाँ लिखना है आपको जेसन डिकोड। जेसन डिकोड का काम होता है जेसन डाटा को PHP में कन्वर्ट करना। तो इसने क्या करा, आपके डाटा को PHP में कन्वर्ट कर दिया। अब हम यहाँ पर चला लेंगे फॉर ईच लूप, क्योंकि हमारा जो डाटा मिल रहा है वो एसोसिएटिव फॉर्म में मिल रहा है। मैं लिखा डॉलर फाइनल एज डॉलर डाटा, कि भैया जो भी फाइनल में मिला उसको क्या करो, डाटा में रख दो। और यहाँ मैंने लूप बंद कर दिया। अब देखो हमें क्या करना है, सीरियल नंबर भी करना है, तो मैंने लिखा $i1 और $i++। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे $i प्रिंट कर देंगे, PHP इको $i। इससे क्या होगा ना, 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। इससे मैंने प्रिंट कर दिया $data नेम, इससे नेम प्रिंट हो जाएगा आपका। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये हो गया आपका ईमेल, ये हो गया आपका मोबाइल। ईमेल मोबाइल चेक कर लेते पहले इतना, फिर एडिट और डिलीट देख लेंगे। देखो परफेक्ट डाटा मिल गया हमारा, जो भी हमारे डाटाबेस में था वो डाटा हमें यहाँ पर मिल गया। तो इस तरीके से सेलेक्ट API बनाई जाती है। अगर आपको API बनाकर देनी है किसी को, फिर आपको सिर्फ और सिर्फ ये URL देना होता है सामने वाले को, जैसे ये था ना हमारा ये select API.php, ये URL देना होता है। अगर आपको कोई ऐसा URL देता है जिससे आपको जेसन में डाटा मिल रहा है, तब आपको इस तरीके से कर्ल लाइब्रेरी को यूज करना होता है। तो ये हो गया हमारा सेलेक्ट API। अब देखते हैं डिलीट, क्योंकि डिलीट इजी है एडिट से, तो सबसे पहले डिलीट कर लेते हैं, फिर एडिट को करेंगे। तो यहाँ से मैंने हटा दिया, इसे मैंने लिखा href डिलीट, और इसी को मैंने कर लिया कॉपी। ये हो गया हमारा एडिट। तो देखो डिलीट के लिए मैं चाहता हूँ कि यही कोड लिखना है मेरे को। मैंने लिख दिया index.php $del ID, जैसे हम जनरली करते थे वैसे ही है, बस हम रिक्वेस्ट दूसरे पेज पे भेजेंगे। मैंने लिखा $data ID। ठीक है, तो ये हमें क्या होगा, यहाँ पर हमें मिलेगी $get में क्या होगा, ID मिल जाएगी। मैंने यहाँ लिखा if is set $get del ID, कि भैया अगर del ID मिल रही है तो क्या करो, उसको ID के अंदर रख दो। जो भी del ID मिल रहा है उसको क्या करो, ID के अंदर रख दो। अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे, हम रिक्वेस्ट भेजेंगे। मतलब यहाँ वैसे जनरली क्या होता था, यहीं पे हम लिख देते थे डिलीट का कोड, लेकिन अब क्या होगा, हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो हम क्या करेंगे, कर्ल यूज करेंगे। मैंने लिखा ch कर्ल init, और यहाँ मैंने लिखा कर्ल _set opt $ch कर्ल opt $URL। अब इसके लिए क्या होगा, फिर एक पेज बनाना पड़ेगा हमें, जैसे हमने सेलेक्ट का बनाया, इंसर्ट का बनाया। तो ऐसे में क्या करता हूँ, एक डिलीट API बना लेता हूँ, delete API.php। ये सब हम हटा देते हैं, यहाँ डिलीट का कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यही कोड ले लेता हूँ, क्यों बार बार टाइप करें। यहाँ पे मैंने लिख दिया delete API.php। अब देखो ये जो ID है, इस ID को आप चाहो तो यहाँ से भेज सकते हो, गेट की जगह पोस्ट में ले सकते थे, खैर छोड़ो, हम गेट से ले रहे हैं।
तो यहीं से भेजेंगे। मैंने लिखा क्वेश्चन मार्क डेल ID $ID, ये हमने क्या करा, ID भेज दी। अब यहां पर ना आपको लिखना होगा कस्टम रिक्वेस्ट, कर्ल ऑफ कस्टम रिक्वेस्ट। इस कस्टम रिक्वेस्ट में आपको मेंशन करना है डिलीट करने के लिए हम इस तरीके से कस्टम रिक्वेस्ट में डिलीट भेजते हैं। तो ठीक है, हमने क्या करा, आईडी भेज दी और कस्टम रिक्वेस्ट से हमने क्या करा, डिलीट भेज दिया, एग्जीक्यूट कर लिया। अब एक बार चेक कर लेते हैं जरा हम इसको हिट करके। तो अब यहाँ आ जाओ, अब डिलीट वाले पे यहाँ कोड लिखना है हमें SQL डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय where ID इक्वल टू $ID। अब ये जो ID है ये हम रिसीव कर लेंगे यहाँ पे $ID इक्वल टू $_get ID। अगर आप ये $get से ID नहीं भेजना चाहते तो फिर आपको AJAX यूज करना होगा और AJAX के थ्रू आप पोस्ट से ID को भेजोगे। तो मैं आप सिंपल समझना है, तो मैंने ID को भेज दिया, ID रिसीव हो गई और ये हमने क्वेरी भी लिख दी है। इसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। रिजल्ट MySQLi क्वेरी $con $SQL। परफेक्ट है, चेक कर लेते हैं जरा हम। क्लिक करने में कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ आ जाते हैं, जरा एक बार चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या देखो, डेल ID के बाद कुछ एरर आ रहा है। यहाँ पे हमने कुछ गलती कर दी है। डेल ID PHP echo $data ID। तो यहाँ क्या गलती होगी, देखो गलती ये हो गई कि जो हमने सेलेक्ट की API बनाई ना, उसमें हमने क्या करा, ID को लिया ही नहीं। जब ID को लिया ही नहीं तो फिर ID मिलेगी कहाँ से। तो इसको ID को ले लेते हैं यहाँ पे हम, $data ID। बिना ID के हम डाटा ले आए, डाटा तो प्रिंट कर दिया, बिना ID के एडिट और डिलीट कैसे होगा। आप चेक करते हैं, हाँ परफेक्ट, अब ID मिल गया। क्लिक करते हैं। अब देखो क्लिक करने में क्या कह रहा है, ये कह रहा है अनडिफाइंड इंडेक्स ID। सही बात है, यहाँ पर आ जाओ डिलीट वाले पे। यहाँ पर आपको लिखना है डेल ID थोड़ी डेल ID है। आप चेक करते हैं, देखो परफेक्ट, डाटा डिलीट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि डाटा डिलीट होने के बाद ना ये क्वेश्चन मार्क डेल ID वगैरह हट जाए, रीडायरेक्ट हो जाए। तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट वाले पे ना, जहां पर डिलीट का कोड आपने लिखा है, यहां पर आप कंडीशन लगा दो, इफ $result इक्वल टू 1, कि अगर हमें रिजल्ट 1 मिलता है तो आप क्या करो, हेडर लोकेशन और यहाँ पे से रीडायरेक्ट करवा दो। तो ये क्या होगा, इधर रीडायरेक्ट हो जाएगा। देखो हो गया रीडायरेक्ट। तो एक बार क्या करते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं 2-4 डाटा। राहुल गोयल, ये इंसर्ट कर दिया हमने। राकेश कुमार, ठीक है, 2 डाटा हमने इंसर्ट कर दिया। मैंने ओपन किया index.php। अब देखो हो क्या रहा है, डिलीट के क्लिक करने में डिलीट तो हो रहा है। मैं चाहता हूँ डायरेक्ट डिलीट नहीं होना चाहिए, पहले कंफर्मेशन तो ले मेरे से कि डाटा डिलीट करना है कि नहीं करना। तो उसके लिए आपको सिंपल छोटा सा कोड लिखना है जावास्क्रिप्ट का। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ऑन क्लिक रिटर्न कंफर्म डू यू वांट टू डिलीट दिस डाटा। अब क्या होगा, देखो ये कंफर्मेशन लेगा पहले मेरे से। कैंसिल कर दूंगा तो नहीं होगा, अब देखो डिलीट करूंगा तो हो जाएगा। तो ये हमारी डिलीट API होगी। हमने 3 API कर ली कि कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। अब लास्ट हम देखते हैं कि कैसे एडिट करते हैं।
तो एडिट करने के लिए क्या होगा, हमें तो दो बनाने पड़ेंगे, एक सेलेक्ट बाय आईडी और एक अपडेट, दो फाइल बनानी पड़ेगी। तो ठीक है, आप क्या करो, इसी इंसर्ट को कॉपी कर लो। मैंने इस इंसर्ट को कॉपी कर दिया, यही एक फाइल बना दी मैंने edit.php। अब यहां मैंने लिख दिया edit data using API, इसको भी मैंने लिख दिया edit data using API। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले बिना सबमिट के हमें क्या करना, आईडी रिसीव करनी है और डाटा लेकर आना है। तो यहां पर आ जाओ आप सेलेक्ट वाले पे, यहां मैंने लिखा edit.php क्वेश्चन मार्क edit id php echo $data id। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिसीव कर लेंगे id इक्वल टू $_get edit id, रिसीव हो गई आईडी। अब यहाँ फिर वही कर्ल एग्जीक्यूट करना है, तो वो हमें लिखने की जरूरत है नहीं, यहीं से ले लेते हैं, बार बार क्यों लिखना। अब यहाँ पे क्या हम एक फाइल बना देंगे, हम सेलेक्ट API बाय आईडी, इस तरीके से नाम दे दिया मैंने इसे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आईडी भेजेंगे $edit id $id। तो एक फाइल बना लेते हैं हम, इसी को मैंने कॉपी कर लिया सेलेक्ट API को, और इसका नाम हमने दिया सेलेक्ट API बाय आईडी। तो ठीक है, इसका नाम हमने दे दिया सेलेक्ट API बाय आईडी। यहाँ पे इतना कुछ हमें लिखना नहीं है, सिंपल सा कोड लिखना है। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आईडी रिसीव कर लेंगे $_get edit आईडी रिसीव हो गई हमें। और यहाँ मैंने लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी $id। उसके बाद हमें क्या डाटा मिल जाएगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया $output mysqli fetch assoc $result। और इसको हमने क्या करा, जेसन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे कोई लूप वूप का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि एक बार में एक ही रो हमें मिलेगी। तो हमने रख दिया। अब यहाँ पर आ जाओ आप, हमें डाटा मिल जाएगा। उस डाटा को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। मैंने लिखा $data जेसन डिकोड $result। तो इससे क्या होगा, हमें डाटा जो है कन्वर्ट हो जाएगा एरे में। अब क्या करते हैं, हम प्रिंट कर देते हैं उसे, वैल्यू php echo $data 0 नेम, इसी को मैंने कॉपी कर लिया, नेम ईमेल मोबाइल, ये हो गया हमारा मोबाइल, ये हो गया हमारा ईमेल। परफेक्ट है, चेक कर लेते हैं जरा। कुछ भी नहीं मिला, क्यों नहीं मिला देखते हैं जरा। वो देखो ऊपर edit id 2। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है। edit id echo $result, चेक कर लेते हैं ना रिस्पॉन्स हमें क्या मिल रहा है। देखो रिस्पॉन्स नल मिल रहा है हमें, ये देखो स्पेस आ रहा आईडी के बीच में। edit id
एडिट आईडी इक्वल टू $ID। परफेक्ट। तो यहाँ चेक कर लेते हैं एक बार हमारी क्वेरी क्या रन हो रही है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। इसे इको $SQL इस जेसन इन कोड को मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ, मिल तो वैसे भी नहीं रहा कुछ। चेक करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ID इक्वल टू 2। तो फिर क्या दिक्कत है इसमें? यहाँ तो परफेक्ट है, यहाँ इसे दिक्कत नहीं हो रही है। तो इसे प्रॉब्लम है कहाँ पर? अच्छा इसे एरे में नहीं मिल रहा डाटा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसे रिजल्ट $final से मैं लिखा डॉलर आउटपुट। परफेक्ट है। अभी डाटा एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं। इसको मैंने कमेंट किया और इसको मैंने जरा प्रिंट आर $डाटा करते हैं, जरा देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। यहाँ है कि वो जेसन को क्या कर रहा है, एरे में कन्वर्ट नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो आउटपुट नाम का वेरिएबल है, आउटपुट इक्वल टू एरे, ये $आउटपुट को हमने क्या करा, एरे बना दिया। अभी देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, मेरे को जहां तक लग रहा है प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो आपको डाटा मिल रहा है वो आपको सिर्फ और सिर्फ जेसन में मिल रहा है, और सिर्फ जेसन डाटा को एरे में कन्वर्ट नहीं करता जेसन डिकोड। अगर आपको डाटा जेसन एरे में मिल रहा है, मतलब एरे ऑफ जेसन, उसको कन्वर्ट करता हो PHP में एरे में। तो यही प्रॉब्लम हो रही होगी, तो कोई दिक्कत नहीं। ये हमने एरे बना लिया $आउटपुट का, और हम क्या करते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे एरे अंडरस्कोर पुश कि भाई देखो आउटपुट में $final को रख दो, और फिर हमने जेसन इनकोड कर दिया। अब परफेक्ट हो जाना चाहिए, देखते हैं। देखो परफेक्ट हो गया ना। वही प्रॉब्लम थी इसे कि ये सिर्फ जेसन में डाटा तो दे रहा था, लेकिन ये जो जेसन डिकोड है वो कन्वर्ट करता है एरे जेसन को। ठीक है, प्रिंट आर को कमेंट कर देते हैं, इसकी जरूरत हमें नहीं है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया एडिट का, कि भाई डाटा हमने प्रिंट करवा दिया फॉर्म में। अब सबमिट पे क्या होना चाहिए, डाटा अपडेट होना चाहिए। तो देखो इंसर्ट वाली जो क्वेरी आपकी सेम यही वर्क करेगी। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट की जगह मैंने एक फाइल बना लेते हैं हम अपडेट API के नाम से, वहां पे हम डाटा को भेजेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट API जो है, चलते हैं यहाँ पे, इस इंसर्ट API को कॉपी किया मैंने, इसको मैंने बना दिया अपडेट API। अपडेट API इधर चलते हैं, इंसर्ट API की कॉपी किया हमने, अपडेट API। तो इस अपडेट API पे कुछ नहीं करना हमें, सिर्फ हमारी एक क्वेरी बदल जाएगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया अपडेट, टेबल का नाम, कॉलम का नाम मैंने लिखा भाई $नेम, कॉमा ईमेल, $email, मोबाइल, $मोबाइल, नेम, ईमेल, मोबाइल, वेयर ID इक्वल टू $ID। ID हम यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं, $ID, $_get एडिट ID। तो यहाँ से हमारा अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ आप अपने कोड पे edit.php पे,
यहाँ मैंने लिखा क्वेश्चन मार्क एडिट आईडी डॉलर आईडी तो हमने डॉलर आईडी भेज दी इस यूआरएल पे, और इस यूआरएल पे कोड देख लेते हैं। अपडेट एम्प्लॉय नेम, ठीक है, परफेक्ट है। चेक कर लेते हैं अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैंने इसे कुछ भी ऐसे चेंज किया, सबमिट, ओहो देखो ये अपडेट नहीं हो रहा। चेक करते हैं जरा क्या हुआ। एडिट आईडी डॉलर नेम ईमेल मोबाइल, क्वेरी चेक कर लेते हैं एक बार हमारी क्या क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है। इको डॉलर एसक्यूएल, पता लग जाएगा ना यहाँ पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सबमिट पे हमने लिख दिया एडिट आईडी डॉलर आईडी, परफेक्ट है। एग्जीक्यूट वगैरह कर दिया हमने एकदम सही। यहाँ पर नेम ईमेल मोबाइल एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या क्वेरी चल रही है। अपडेट एम्प्लॉय नेम ईमेल मोबाइल वेयर आईडी, देखो यहाँ प्रॉब्लम आ गई ना। ये प्रॉब्लम क्या आ गई कि ये जो हमें डाटा मिल रहा है ना, यहाँ पे ये जो हमें डाटा मिल रहा है मतलब अपडेट में, तो इसमें क्या हो रहा है कि भाई जो हम भेज रहे हैं रिक्वेस्ट, ये देख रहे हो क्या हो रहा है, आईडी के साथ साथ 1 भी दे रहा है। ये 1 जो है ये 1 इसकी वजह से दे रहा है हमें, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डाटा प्रिंट नहीं हो पा रहा। तो कोई दिक्कत नहीं, वेयर आईडी चेक कर लेते हैं जरा इतना से। यहाँ पे कोड लिख देते हैं, इसी कोड को मैंने कॉपी किया और ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब चेक करते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम होगी भाई, क्यों अपडेट नहीं हो रहा है। अपडेट एम्प्लॉयज ने देखो पूरा ही एरर दे दिया। नेम इक्वल टू ये, ईमेल इक्वल टू ये। यहाँ पे आते हैं क्या दिक्कत हो गई। नेम इक्वल टू ये, ईमेल ये, मोबाइल ये, वेयर आईडी। अपडेट, ओहो ये चाहिए इसे। नेम ईमेल मोबाइल, चेक करते हैं। अपडेट की क्वेरी गलत हो गई मेरे से देखो अब भी गलत कह रहा है ये। तो देखो इसको डिबग करने के लिए ना, चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसका एरर का कोड लगा लेते हैं। यहाँ से पता लग जाएगा कि कहाँ पंगा हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं जरा, अपडेट इंसर्ट अपडेट, ये वाला कोड दे लेते हैं इसका एरर का, ताकि हमें बता दे कि भाई एरर कहाँ आ रहा है। इफ, मैंने यहाँ लिख दिया इफ, कि अगर भैया अपडेट हो जाए तब तो क्या है, डन कर दो कि ठीक है जी हो गया। अगर ना हो तो ये प्रिंट कर दो। अब यहाँ पे मैंने क्वेरी ठीक ही लिखी थी, ये सबकी जरूरत नहीं है हमें। अपडेट टेबल, हो देखो छोटा सा रहेगा, सेट नहीं लिखा मैंने, ये छोटी सी प्रॉब्लम होगी। एक बार आप चेक कर लेते हैं वर्क करेगा। ये कोडिंग में छोटी छोटी मिस्टेक जो है काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। सबमिट करते हैं, देखो परफेक्ट हो गया अपडेट। ये देखो अब ये जो अपडेट का एरर आ रहा है ना, वो एरर इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर एडिट पे
हम क्या करते हैं, इसको रीडायरेक्ट कर देते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया इफ डॉलर रिजल्ट इक्वल टू 1 कि जी अगर 1 मिल रहा है तो क्या करो, हेडर लोकेशन इंडेक्स डॉट PHP यहाँ भेज दो। अच्छा जी, रिजल्ट में क्या मिलेगा एक बार चेक कर लेते हैं। मेरे को जहाँ तक लग रहा है रिजल्ट में ना वो मिल रहा होगा, मैं डन। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया इक्वल टू डन कि जी अगर डन मिल रहा है तो क्या करो, भेज दो इसे। क्या हो गया भाई, डन मिल रहा है तो भी नहीं हो रहा। रिजल्ट को बंद कर दो और इसको ही बंद कर दो, क्योंकि यहाँ पे जो आप इको करोगे ना वो मिलेगा। अब करते हैं, अब देखो परफेक्ट है ना। एक बार और करके देख लेते हैं एडिट। मैं इसे क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, सबमिट करता हूँ, परफेक्ट एडिट हो रहा है। तो एडिट करने बड़ी प्रॉब्लम आई है, मैं छोटे छोटे से मिस्टेक हो गई, सेट भूल गया मैं, रिस्पॉन्स में प्रॉब्लम आ गई। तो कोई नहीं, कोड करते समय छोटी मोटी मिस्टेक्स होंगी, आपके साथ भी होंगी जब आप करेंगे, तो ये चीज़ आप चेक कर लेना कभी मिस्टेक आती है तो ये हो गया हमारा पूरा क्रड कि एपीआई जो है, एपीआई में क्रड ऑपरेशन कैसे करते हैं। ये जो मैंने एपीआई आपको बनाकर दिखाई, ये पब्लिक एपीआई दिखाई जिसमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, कोई हिट लिमिट नहीं है, कुछ नहीं है। अब जो मैं आपको दिखाऊंगा उसमें आपको दिखाऊंगा कि ऑथेंटिकेशन की, ऑथेंटिकेशन टोकन कैसे लगाते हैं, हिट लिमिट कैसे सेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा सिंपल पब्लिक वाला तो कंप्लीट हो गया, अब प्राइवेट एपीआई करके दिखाता हूँ। देखो, प्राइवेट एपीआई क्रिएट करने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। अभी क्या करा हमने, इसमें हर एक के लिए हमने अलग अलग फाइल बनाई। भाई इंसर्ट एपीआई की अलग फाइल है, सेलेक्ट एपीआई की अलग फाइल है। तो ये स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रोफेशनली अगर आपको बोला जाए कि भाई 15-20 एपीआई क्रिएट करनी है तो आप 15-20 फाइल बना दोगे, 50 एपीआई क्रिएट करनी तो 50 फाइल बना दोगे, तो वो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल हो जाता है। तो देखो, ये पहले समझ लेते हैं कि इसको, जितनी जो हमने एपीआई बनाई इसको एक फाइल में कैसे रखेंगे। उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगा पार्टनर एपीआई का। तो बहुत सिंपल है, देखो इसको एक फाइल में रखना। मैं क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट करता हूँ। मैंने एक फाइल बना ली, रिक्वेस्ट के नाम से एक फाइल बना ली। इस रिक्वेस्ट में मैंने सब डिलीट कर दिया और मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया $वर्क। वर्क मतलब कि कौन सी एपीआई हिट करनी है, क्या करना क्या है। उसको हम क्या करेंगे, यूआरएल के थ्रू रिसीव कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्क। यहाँ मैंने कंडीशन लगा दी कि अगर वर्क इक्वल टू सेलेक्ट है, मतलब कि अगर सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सेलेक्ट एपीआई है इसका कोड हम रख देंगे। इसको कॉपी कर लिया मैंने और देखो इस कंडीशन के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया कि जब मेरे को काम सेलेक्ट मिलेगा तो मैं ये काम करूँगा। उसके बाद मैंने दूसरी कंडीशन बनाई, एल्स इफ $वर्क इक्वल टू इंसर्ट, कि अगर इंसर्ट का काम मिलेगा तो इंसर्ट करूँ। ऐसे करके मैं कंडीशन पहले क्रिएट कर लेता हूँ। इंसर्ट डिलीट सेलेक्ट बाय आईडी अपडेट। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि अगर डिलीट का काम मिलेगा तो डिलीट का कोड चलेगा। यहाँ मैंने लिख दिया सेलेक्ट बाय आईडी और यहाँ मैंने लिख दिया अपडेट। नाम आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, देखो जो नाम दोगे वही आपको वहां से भेजना होगा। तो सेलेक्ट वाले में तो कोड हमने रख दिया। उसके देखो मैंने इंसर्ट का जो कोड था मेरा, ये मैंने कॉपी किया और जो इंसर्ट की कंडीशन है उसमें रख दिया मैंने। उसके बाद डिलीट का जो कोड है वो हम क्या करेंगे, जो डिलीट की कंडीशन है इसके अंदर रख देंगे। उसके बाद है आपका सेलेक्ट बाय आईडी है। सेलेक्ट बाय आईडी का जो कोड है इसको हम रख देंगे सेलेक्ट बाय आईडी की कंडीशन में। और फिर लास्ट है आपका अपडेट का कोड, इसको आप रख दोगे अपडेट की कंडीशन।
तो देखो रहे यहाँ पे मैंने एक ही फाइल बनाई request.php, जहाँ पे मैंने मल्टीपल कंडीशन लगा रखी है कि अगर मेरे पास ये काम आता है तो ये एपीआई एग्जीक्यूट होगी। अब देखो थोड़ा सा जहाँ पे आप एपीआई एग्जीक्यूट करवा रहे हो, जहाँ पे एपीआई पे यूआरएल दे रहे हो, वहाँ पे आपको थोड़े से चेंजेस करने होंगे। देखो क्या चेंजेस करने हैं। सबसे पहले देखते हैं सेलेक्ट एपीआई। यहाँ पर अब हमारे पेज का नाम क्या हो जाएगा, request.php, और यहाँ पे आपको इस तरीके से भेजना होगा वर्क, सॉरी ये लगाने की जरूरत नहीं है, वर्क सेलेक्ट। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि जिस पेज पे आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो उस पर आप क्या कर रहे हो, एक क्वेरी स्ट्रिंग में भेज रहे हो, काम भेज रहे हो कि जो आपको करना क्या है, सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें क्या होगा, इस वाले वेरिएबल में हमें वर्क मिल जाएगा कि करना क्या है। फिर हम कंडीशन देख लेंगे, जो उनसे भी कंडीशन मैच होगी वो कोड एग्जीक्यूट होगा। ये हो गया सेलेक्ट का। ऐसे ही आप आ जाओ इंसर्ट पे आ जाओ, यहाँ पे आप लिख दो request.php क्वेश्चन मार्क वर्क, सॉरी वर्क इंसर्ट, ये इंसर्ट हो गया। अब आ जाओ आप डिलीट वाले में। तो डिलीट वाले में देखो ऑलरेडी एक क्वेरी पैरामीटर है। अगर आपको मल्टीपल क्वेरी पैरामीटर भेजना है तो इसके लिए हम यूज करते हैं $& वर्क, मैंने लिख दिया डिलीट। अब आ जाओ आप एडिट पे। एडिट पे भी सेम ऐसे ही है हमारा $& वर्क, वर्क हो गया अपडेट। अब इधर आ जाओ आप, $& वर्क हो गया हमारा सेलेक्ट बाय आईडी। चेक कर लेते हैं जरा आउटपुट हमारा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। देखो परफेक्ट वर्क कर रहा है। एक बार एडिट करके चेक कर लेते हैं हम, तो परफेक्ट डाटा एडिट भी हो रहा है। तो ये आपने देखा कि देखो सिंगल फाइल में हमने सारी रिक्वेस्ट रख ली। अभी क्या और तुम 4-5 फाइल बना रहे थे अलग अलग हर एपीआई के लिए। तो हर एपीआई के लिए आपको अलग फाइल नहीं बनानी, वो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए समझाया ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। लेकिन प्रोफेशनली जब आप काम करेंगे तो आपको एक फाइल में करना हो, ऐसा नहीं है कि हर एक फंक्शनैलिटी के लिए अलग अलग पेज बना लो आप। तो ये हमारा पब्लिक एपीआई जो बिल्कुल कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया कि भाई पब्लिक एपीआई में अब कुछ नहीं बचता। अब हम देखते हैं पार्टनर एपीआई में कैसे हम टोकन यूज करते हैं। तो चलो करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। देखो पार्टनर एपीआई या फिर प्राइवेट एपीआई, दोनों में से कोई भी एपीआई जब हमें क्रिएट करनी होती है तो हमें जरूरत पड़ती है टोकन की। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, अगर आप प्राइवेट एपीआई क्रिएट कर रहे हो सिंगल क्लाइंट के लिए, उसमें क्या होता है, हम टोकन जो है मैनुअली दे देते हैं कि भाई देखो ये आपका टोकन है। और पार्टनर एपीआई में क्या होता है कि जैसे ही पार्टनर रजिस्टर होता है तो हम उसके डैशबोर्ड में दिखा देते हैं कि भाई देखो ये आपकी की है, ये आपका। तो आप अगर टोकन सिस्टम समझ जाओगे कि कैसे टोकन यूज करते हैं तो आप दोनों एपीआई आसानी से क्रिएट कर पाओगे, चाहे फिर वो पार्टनर एपीआई हो या फिर चाहे वो प्राइवेट एपीआई। तो चलिए देखते हैं कि टोकन सिस्टम, टोकन कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, चलते हैं अपने डाटाबेस पे और यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेता हूँ एपीआई टोकन। उसके अंदर हम 4 कॉलम बना देंगे। सबसे पहले हम यूज कर लेते हैं आईडी, जिसको मैंने कर दिया ऑटो इंक्रीमेंट, और उसके बाद मैंने दे दिया टोकन, टोकन को मैंने दे दिया अल्फान्यूमेरिक। उसके बाद मैंने दे दिया हिट लिमिट, ये बताऊंगा अभी मैं हिट लिमिट हिट काउंट क्या होता है। हिट काउंट इन सबको मैं नल कर देता हूँ फिलहाल, सेव कर। इसको मैंने लेंथ दे दी कि भाई हमारी की जो है 100 कैरेक्टर। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे हम मैनुअली इंसर्ट कर देते हैं। अगर ये पार्टनर वाली एपीआई आप क्रिएट करोगे तो क्या करोगे, जब वो रजिस्टर करेगा उस टाइम पे उसके लिए हम एक की रैंडम बनाकर डाल देंगे। तो मेन मेन आपको क्या है कॉन्सेप्ट समझना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैनुअली इंसर्ट कर रहा हूँ डाटा। मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सिस्टम तो बना नहीं रहा। अब देखो टोकन, टोकन हम क्या करते हैं ऑनलाइन जनरेट कर लेते हैं। जनरेट टोकन ऑनलाइन,
तो इस पे देखते हैं जावा ऑनलाइन JWT जनरेटर। देखो इससे क्रिएट करते हैं, जरा क्या कर रहे थे। तो इतना लंबा टोकन कर दिया, तो इसमें क्या करते हैं हम, कुछ पैरामीटर्स है काम करते हैं। अभी भी इसने काफी लंबा टोकन जनरेट करा था, कोई बात नहीं, अभी इतना सा टोकन दे। तो इस तरीके से कोई भी आप ना सीक्रेट की बना सकते हो अपने एंड से, जो कि थोड़ी रैंडम हो, थोड़ी यूनिक हो, कि जल्दी याद ना हो सके किसी को। ये क्या कि हमने एक टोकन जनरेट करके अपने डाटाबेस में रख लिया। अब आ जाओ यहाँ पे आप देखो, आपने ये जो बनाया था अभी पब्लिक एपीआई, इसमें क्या था, सिर्फ टोकन ही दे रहे थे, विदाउट टोकन वो एक्सेसिबल था, हर कोई से एक्सेस कर सकता था। अब हम क्या करेंगे, इसमें टोकन असाइन करेंगे कि भाई जिसके पास ये टोकन होगा वो वही इस एपीआई को एक्सेस कर सकता है। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अब क्या करो, सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं, सेलेक्ट से शुरुआत करते हैं सबसे पहले, जहां हमें जो है डाटा प्रिंट होता है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो सेलेक्ट की एपीआई विदाउट टोकन एक्सेसिबल ना हो। तो आप क्या करो, जहाँ ये सेलेक्ट एपीआई आप कॉल करवा रहे हो, इसी के साथ साथ आप एक वेरिएबल बना लो, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने नाम दे दिया टोकन। और इसको क्या करो, जो टोकन आपने बनाया, ये टोकन मैंने बनाया, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ नोटपैड में। ये टोकन क्या करेंगे हम, जब भी हम बनाते हैं एपीआई, मतलब प्राइवेट एपीआई बनाते हैं जब सिंगल क्लाइंट के लिए, तो ये टोकन हम दे देते हैं अपने मोबाइल ऐप डेवलपर को, जो भी इस एपीआई को एक्सेस करेगा उसको हम कहते हैं देखो भाई ये यूआरएल है, यहाँ से आपको डाटा मिलेगा और इस तरीके से आपको ये पैरामीटर्स भेजना है और ये आपका टोकन है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, टोकन पास कर दिया। अब आ जाओ यहाँ पे रिक्वेस्ट पे। तो रिक्वेस्ट पे थोड़ी एक प्रॉब्लम है, जो हमने पब्लिक एपीआई बनाया था, डबल इक्वल लगा देना आप, डबल इक्वल लगा दिया हमने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम टोकन निकाल लेंगे। हमने लिखा डॉलर टोकन डॉलर अंडर स्कोर गेट टोकन, कंडीशन लगा दी मैंने, इफ इज सेट डॉलर अंडर स्कोर गेट टोकन, कि अगर हमें गेट में टोकन मिल रहा है तो क्या करो, उसको एक वेरिएबल में रख दो और उसके बाद अब डाटाबेस में ढूंढो। मैंने लिखा डॉलर फाइंड टोकन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एपीआई टोकन, ये हमारी टेबल का नाम होगा, वेयर टोकन। अब देखो यहाँ पर देखते होंगे आप, कभी सिंगल कोटेशन लगाता हूँ, कभी नहीं लगाता। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने डाटा टाइप इंटीजर ले रखा है तो आपको सिंगल कोटेशन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका डाटा टाइप वैर या टेक्स्ट है तब आपको सिंगल कोटेशन और इस तरीके से वेरिएबल पास करना होता है। तो ये मैंने पास कर दिया टोकन। अब ये क्या करेगा, मैच करेगा हमारे डाटाबेस में कि टोकन है कि नहीं है। इसको हम एग्जीक्यूट करवा लेते हैं, क्वेरी डॉलर ऑन डॉलर फाइंड टोकन। उसी के बाद मैंने कर दिया डॉलर काउंट रिजल्ट MySQLi num rows, मैंने लिख दिया डॉलर रिजल्ट, कि भाई क्या करो, डाटाबेस में चेक करो और जाके देखो कि आपको डाटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मैं इसका प्रिंट करवा के देख लेता हूँ जरा, वो इको डॉलर काउंट चेक करते हैं कि कुछ मिल रहा है कि मिल रहा है। मिल रहा है, यहाँ पे एरर आ गया ना, मतलब कि मिल रहा है डाटा। यहाँ पर आ जाओ, पता लग जाएगा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इसको कर लेते हैं रिजल्ट को, देखो 1 मिल रहा है, यानी कि परफेक्ट हमारा ये कोड वर्क कर रहा है। तो इधर आ जाओ, इसको कर दो कमेंट, इसकी जरूरत हमें नहीं है। इस कंडीशन पे आ जाओ, अब यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे कि अगर डॉलर काउंट रिजल्ट ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब टोकन मिल जाएगा। कि भाई अगर टोकन मिल रहा है तब तो ये काम होना चाहिए, अगर नहीं मिल रहा तो क्या करो, जो भी मैसेज आप प्रिंट करना चाहते हो, मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया इको एरर, इको एरर। इस तरीके जो भी आप मैसेज जनरेट करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो परफेक्ट भी मिल रहा है।
अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके टोकन का नाम जो है मैं गलत कर देता हूँ, 9 हटा दिया मैंने। ये देखो इस तरीके से वार्निंग दे रहा है, मैं चाहता हूँ नहीं, इस तरीके से नहीं देना चाहिए। तो मैंने क्या करा, यहाँ कोड लगा दिया, कंडीशन लगा दी, अगर मेरे को रिजल्ट इक्वल इक्वल टू एरर मिल रहा है तो क्या करो, अगर हमें रिजल्ट जो है एरर मिल रहा है तो क्या करो, ये मैसेज प्रिंट कर दो, प्लीज प्रोवाइड वैलिड टोकन, ये मैसेज प्रिंट करो। अगर एरर नहीं मिल रहा है तो फिर ये पूरा कोड जो हमने लिखा है इसको एग्जीक्यूट होने दो। चेक करते हैं, देखो परफेक्ट, अब कह रहा है ना प्लीज प्रोवाइड वैलिड टोकन। ये क्या हो गया, अब बिना टोकन का एक्सेसिबल ही नहीं होगा, जिसको हम ये टोकन देंगे सिर्फ वही एक्सेस कर पाए। इसको मैं सही कर देता हूँ, देखो तो ये हो गया हमारा सेलेक्ट एपीआई का विद टोकन, कैसे हम टोकन यूज करते हैं। ऐसी सेम आपको क्या करना है, सब में कर लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट मैंने कर लिया, अब मैं डिलीट में कर देता हूँ, इसी को कॉपी कर लेते हैं, लिखने की जरूरत हमें नहीं है। इसी को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ आगे कर दिया पेस्ट। ये हो गया डिलीट का। अब यहाँ पर आ जाओ, यही चीज सेम टू सेम यहाँ पे डिलीट में चले जाओ आप। ये रहा, यहाँ मैंने कंडीशन लगा दी, इफ डॉलर काउंट रिजल्ट ग्रेटर देन अगर 0 है तब तो ये डिलीट वाला कोड वर्क करेगा, अदरवाइज क्या करो, वही सेम प्रिंट कर दो आप एरर। और उसके साथ साथ क्या करो, यहाँ पर चले जाओ आप, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर आपको रिटर्न ट्रांसफर का कोड लगाना पड़ेगा। ये वाला कोड लगा लेते हैं, नहीं तो क्या होगा ना, हमें 1 मिलेगा, मतलब वो एरर तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ हमें क्या होगा, 1 मिलेगा। हमें 1 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एरर चाहिए। हमने यहाँ लिख दिया रिजल्ट इक्वल इक्वल टू, अगर एरर है तो क्या करो, प्रिंट कर दो इको, यही मैसेज ले लेते हैं, हमें क्यों लिखना बार बार, प्लीज प्रोवाइड वैलिड टोकन। और अगर मिल रहा है, मतलब डाटा डिलीट हो रहा है, टोकन सही है, तो इसे एल्स में डाल देते हैं हम, एल्स हेडर लोकेशन ये। तो चेक करते हैं, मैं क्या करता हूँ, टोकन गलत कर देता हूँ और चेक करते हैं डाटा को डिलीट करके, देखते हैं डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो डाटा डिलीट हो गया। अच्छा, डिलीट इसलिए हो गया, देखो यहाँ पर हमारा जो यूआरएल है ना वो गलत है। ये क्या हो रहा है, पुराने वाले एपीआई पे जा रहा है, जो हमने सबसे पहले एपीआई का यूआरएल क्रिएट करा था, डिलीट एपीआई। हमें रिक्वेस्ट कहाँ भेजनी है, रिक्वेस्ट डॉट पीएचपी पे। तो कोई बात नहीं, डाटा एक दो इंसर्ट कर लेते हैं, फिर चेक करते हैं। मैं डाटा इंसर्ट कर लेता हूँ राकेश कुमार के नाम से, और एक डाटा इंसर्ट कर लेता हूँ मैं राहुल के नाम से। तो 2 डाटा हो गया। अब चलते हैं अपने पेज पे, और यहाँ पर मैंने क्या करा, यूआरएल चेंज कर दिया, रिक्वेस्ट डॉट पीएचपी। अब चेक करते हैं डाटा डिलीट करके, तो देखो बोल रहा हूँ ना, प्लीज प्रोवाइड वैलिड टोकन। अब क्या करता हूँ, मैं टोकन जो है सही डाल देता हूँ। अब देखता हूँ मैं डाटा डिलीट करके, देखो डाटा डिलीट हो गया। इस तरीके से क्या करा मैंने, डिलीट वाले पे भी टोकन लगा दिया कि भाई बिना टोकन के डिलीट नहीं होगा। तो ये हमारा डिलीट हो गया और सेलेक्ट हो गया। अब आ जाओ आप इंसर्ट पे, ठीक है, यूआरएल वगैरह सही है, यहाँ पे कुछ नहीं, यही सेम कॉपी कर लो आप, टॉप एंड टोकन इक्वल टू, ये मैंने लगा दिया कि भाई ये टोकन लेके जाओ। और यहाँ पे कंडीशन भी मैं साथ ही साथ लगा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे भी रिटर्न ट्रांसफर लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमें क्या होगा, 1 रिटर्न करेगा एरर के साथ साथ। तो ये रिटर्न ट्रांसफर मैंने यहाँ लगा दिया, और यहाँ पहले कंडीशन लगा दी मैंने, अगर ले लेते हैं यही कोड ले लेते हैं, हमें क्यों टाइप करना बार बार।
कि अगर एरर आ रहा है रिजल्ट तो क्या करो, ये मैसेज दे दो। अब आ जाओ आप इंसर्ट वाले पे, रिक्वेस्ट डॉट PHP में आ जाओ आप और इंसर्ट वाली कंडीशन पे आ जाओ। यहाँ पे सेम आप ये लगा दो कि अगर काउंट रिजल्ट जो है 1 है तब तो ठीक है, अदरवाइज क्या करो, मैसेज प्रिंट कर दो एरर। तो ये हमारा इंसर्ट का हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट पे चलते हैं और मैं टोकन का नाम गलत कर देता हूँ, ये मैंने 9 हटा दिया इस पे से। अब इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये राहुल गोयल की एंट्री करके देख लेते हैं। सबमिट किया मैंने, देखो कह रहा है प्लीज प्रोवाइड वैलिड टोकन। एक बार चेक कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि डाटा इंसर्ट कर दिया उसने। देखो डाटा इंसर्ट नहीं हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, इसका टोकन ठीक कर देता हूँ। अब चेक करते हैं डाटा इंसर्ट करके हो रहा है कि नहीं हो रहा। यही सेम एंट्री करके देखते हैं, राहुल की एंट्री चेक करते हैं। देखो परफेक्ट डाटा इंसर्ट हो रहा है। तो हमने क्या करा, इंसर्ट में भी टोकन का यूज कर लिया। तो काफी इजी है, अगर आप इसे समझेंगे ना तो बहुत इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो हमने इंसर्ट कर लिया, डिलीट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब आ जाओ एडिट वाले पेज पे। तो एडिट वाले पेज पे क्या है, बस आप ये कॉपी कर लो, टोकन कॉपी कर लो और एडिट वाले पे 2 API कॉल हो रही है। सबसे पहले सेलेक्ट बाय आईडी पे लगा दो और यहाँ पर कोड लिख दो, रिटर्न ट्रांसफर ऑलरेडी लगा हुआ है। यहाँ कोड लिख दो, इफ रिजल्ट इक्वल टू एरर। अगर रिजल्ट में एरर मिल रहा है तो क्या करो, मैसेज प्रिंट कर दो। यही मैसेज ले लेते हैं कि भाई ये मैसेज जो है प्रिंट कर दो। अदरवाइज अगर एरर नहीं मिल रहा है तो ठीक है भाई, आप जेसन डिकोड कर रहे थे करो। यहाँ लगा दिया हमने टोकन, चेक करने की जरूरत नहीं, परफेक्ट ही चलेगा। बाकी एक बार देख लेंगे अभी चेक करके। और यही सेम मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको लगा देता हूँ मैं अपडेट पे। रिटर्न ट्रांसफर ऑलरेडी लगा हुआ है, रिजल्ट डन। यहाँ मैंने लगा दिया कि अगर रिजल्ट एरर मिलता है, इसको मैंने कर दिया एल्स, इसको मैंने कर दिया एल्स। अगर रिजल्ट एरर मिलता है तो क्या करो, वही सेम मैसेज प्रिंट कर देते हैं, प्लीज प्रोवाइड वैलिड टोकन एल्स। ये ठीक है। अब क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। चलते हैं जरा एडिट पे, एडिट इंडेक्स डॉट PHP, एडिट पे गए हम। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना पहले की जो है वो चेंज कर देता हूँ, मतलब गलत कर देता हूँ। मैंने 9 हटा दिया सेलेक्ट बाय आईडी में से। अब देखते हैं, अरे ओह देखो यहाँ पे भी URL गलत है। यहाँ पर जो URL आएगा हमारा क्या आएगा, रिक्वेस्ट डॉट PHP। तो वो जो मैंने आपको करके दिखाया था ना पब्लिक में, एक ही पेज में सारा, तो वहां पे देख लेना आप, ये URL वगैरह चेंज कर लेना सही से। नहीं तो आपको लगेगा अरे सर वर्क नहीं कर रहा। URL आप चेक कर लेना। अब देखते हैं जरा, अरे अभी वर्क कर रहा है। यही URL है ना, रिक्वेस्ट। अच्छा यहाँ पे कंडीशन तो लगा ही नहीं ना हमने, यहाँ कंडीशन लगा देते हैं। इंसर्ट पे तो लगा दिया हमने, डिलीट पे भी लगा दी, यहाँ लगा देते हैं कि जी अगर काउंट रिजल्ट 1 है तब तो आप लेकर आओ डाटा, अगर नहीं है तो क्या करो, एरर प्रिंट करो। यही सेम कोड क्या करते हैं, अपडेट पे भी लगा देते हैं कि भाई अगर सब कुछ सही है तो अपडेट करो, एल्स अगर नहीं है, कहाँ लगा देंगे, ये बंद है आपका इधर, इसके बाद लगा एल्स इको एरर। अब चेक करते हैं, अब चलना चाहिए। देखो परफेक्ट आ रहा, प्लीज प्रोवाइड वैलिड टोकन। अभी खतरनाक सा एरर भी आ गया।
अब उसके बाद है यहाँ पर क्या करता हूँ, की ठीक कर देते हैं हम। आ जाओ यहाँ पे एडिट पे, यहाँ पे मैंने 9 लगा दिया। अब चेक करते हैं जरा, देखो आगे डाटा। तो इस तरीके से हमने एडिट पे भी टोकन लगा दिया। इसे अपडेट करके देख लेते हैं। अपडेट पे क्या करता हूँ मैं, इसका टोकन जो है चेंज कर देता हूँ, 9 हटा देता हूँ। अब चेक करते हैं, दोबारा चेक करते हैं। अपडेट पे एक बार पहले यूआरएल देख लेते हैं क्या। देखो अपडेट का यूआरएल भी चेंज कर लेना आप, request.php, क्योंकि इसमें क्या है ना, पुराने यूआरएल लगे हुए थे इन सब में। अब चेक करते हैं, देखो कह रहा है ना प्लीज प्रोवाइड वैलिड टोकन। अब मैं नाम ठीक कर देता हूँ टोकन का, फिर चेक करते हैं। देखो परफेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, देखो आपको लगाकर दिखाया टोकन कैसे लगाते हैं। तो जब भी हम प्राइवेट एपीआई बनाते हैं या फिर पार्टनर एपीआई बनाते हैं, तो उस टाइम पे ये टोकन यूज करना मैंडेटरी है, जिससे हम अपनी एपीआई को कुछ हद तक सिक्योर कर सके, कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई भी यार एक्सेस करके जा रहा है। तो मैंने आपको दोनों दिखाया, पब्लिक एपीआई कैसे बनाते हैं, प्राइवेट एपीआई कैसे बनाते हैं, एक ही फाइल में सारा कोड कैसे लिखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हिट लिमिट के बारे में, कि भाई हिट लिमिट क्या है। तो चलिए देखते हैं। देखो हिट लिमिट क्या होता है, कभी कभार जब आप, मोस्टली इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ पहले हिट लिमिट का। आप देखते होंगे जब हम मैसेज एपीआई परचेज करते हैं, कि भाई हमने मैसेज एपीआई परचेज करी, हमें लिमिट मिली कि आप 10,000 एसएमएस भेज सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, फिक्स होती है लिमिट, कि भाई हम 10,000 एसएमएस ही भेज सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं भेज सकते। तो ऐसे ही आपको भी मान लो कोई पार्टनर एपीआई या कोई एपीआई आप क्रिएट करो, उसमें आप लिमिट लगाना चाहते हो कि भाई ये एपीआई इससे ज़्यादा बार यूज ही नहीं होनी चाहिए। इसी चीज को बोला जाता है हिट लिमिट, कि आप अपनी एपीआई को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो कि ये एपीआई इतने नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। तो कैसे काम करते हैं हिट लिमिट पे, देखो बहुत सिंपल है। चलते हैं अपनी टेबल की तरफ। ये जो हिट लिमिट और हिट काउंट, मैंने दो वेरिएबल, दो कॉलम बनाए यहाँ पे। हिट लिमिट में आपको सेट कर देना है कि कितनी लिमिट, मैंने यहाँ पे सेट कर दिया मान लो 5। अभी तो देखो हम क्या है यहाँ पे प्राइवेट एपीआई के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिंगल यूजर के अकॉर्डिंग। अगर वही हम पार्टनर एपीआई बनाते तो इसमें क्या होता है, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन होते हैं यूजर्स के, और उनकी अपनी अपनी लिमिट होती है कि भाई इतनी हिट लिमिट है इनकी। तो यहाँ पे देखते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो पार्टनर वाले पे भी आप काम कर लेंगे। तो मैंने हिट लिमिट सेट कर दी 5, और हिट काउंट मैंने बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया 0। अब होगा क्या, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही एपीआई कॉल हो, मेरा हिट काउंट जो है इंक्रीज हो जाना चाहिए, और हिट काउंट जैसे ही 5 हो जाए उसके बाद वो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए एपीआई। कैसे करेंगे, देखो करते। आप आ जाओ यहाँ पे रिक्वेस्ट पे। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने एपीआई टोकन से हम क्या करेंगे, हिट काउंट निकाल लेंगे। देखो ऑलरेडी एग्जीक्यूट तो कर ही रखी हमने क्वेरी। मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ वेरिएबल, टोकन रिजल्ट के नाम से मैंने वेरिएबल बना दिया। मैंने यहाँ लिखा MySQLi fetch array डॉलर रिजल्ट, कि भाई रिजल्ट ले आओ इस वाली टेबल से। तो इस वाली टेबल से मैं सारा डाटा मिल गया। अब यहाँ पर आ जाओ अपने सेलेक्ट वाले में। इस जेसन इन कोड के बाद हमें क्या करना है कि जैसे ही एपीआई कॉल हो, हमारा हिट काउंट जो है वो अपडेट होना चाहिए। मैंने क्या करा, मैंने एक वेरिएबल बना दिया डॉलर हिट काउंट इक्वल टू डॉलर टोकन रिजल्ट, कि भाई जो भी हमारा हिट काउंट मिल रहा है डाटा बेस से, उसको क्या करो +1 कर दो। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपडेट की क्वेरी चला लेते हैं। मैंने लिखा डॉलर SQL न्यू अपडेट API token set hit count equal to dollar hit count where, देखो हमें कंडीशन क्या लगाने की, जहां पे टोकन मैच हो, where token इक्वल टू, यहाँ पर आप लिखोगे $_get, जो भी आप टोकन रिसीव कर रहे हो। मैंने लिखा कि भाई जहां पे टोकन रिसीव हो क्या करो, उसका हिट काउंट +1 कर दो, अपडेट कर दो। इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लेते। मैंने लिखा डॉलर न्यू रिजल्ट MySQLi query
$con $SQL new ये लिखा है। सेव करते हैं और चेक करते हैं कि अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैंने इसे करा रिफ्रेश और चेक करते हैं। देखो 2 हो गया ना, 2 बार रिफ्रेश करा, फिर रिफ्रेश करता हूँ तो 3 हो गया। तो परफेक्ट अपडेट हो रहा है। अब देखो हमें यहाँ क्या करना, कंडीशन लगानी है कि जी ठीक है अपडेट तो हो रहा है, लेकिन ये चेक कर लो कि जैसे ही वो हिट लिमिट के बराबर हो जाए उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, हम यहाँ कंडीशन लगा देते हैं, इफ $token result hit limit equal to $token result hit count। कि भाई जहां ये दोनों मैच हो गए ना, इक्वल हो गए। इक्वल कब होंगे, जब दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। जहां ये मैच हो गए वहीं इसे आप क्या कर दो, मैसेज प्रिंट कर दो, योर लिमिट इज एक्सीड। वही आपकी लिमिट जो है एक्सीड हो गई, खत्म हो गई। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अपडेट होने दो। और हम क्या करते हैं, इसका ना रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। इंडेक्स पे ना मैं रिजल्ट को प्रिंट कर दूँ, चेक करते हैं। ठीक है, ये तो डाटा प्रिंट हो रहा है। चेक करते हैं क्या वैल्यू हुई, 5 होगी ना। देखते हैं लास्ट, देखो बोल रहा है योर लिमिट इज एक्सीड। चेक करते हैं डाटाबेस। तो जहां ये बराबर हो गया तो इसने कहते कि नहीं भाई अब मिलेगा नहीं डाटा, आपकी लिमिट जो है वो एक्सीड हो चुकी है, अब डाटा प्रिंट नहीं कर सकते। और जो भी आप वहां पर कंडीशन लगाना चाहते हैं, जिस तरीके से डील करना चाहते हैं वो आपके ऊपर। देखो ये आपने देख तो लिया कि ठीक है हिट लिमिट क्या है। अब इसकी जो कंडीशन है ना, ये थोड़ी सी गड़बड़ है। हमने क्या कर रखा है, इस कंडीशन को सबसे लास्ट में लगा रखा है। इस कंडीशन को हम क्या करेंगे, इसको हम कट कर लेते हैं। इस कंडीशन को मैंने यहाँ लिख दिया कि जी ठीक है जब टोकन मिल रहा है तो ये कंडीशन चेक करो। और ये जो एल्स वाला पार्ट है इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया और इस एल्स को हटा दिया कि अगर कंडीशन मतलब टोकन मिल रहा है तो ये चेक करो, और जब नहीं कुछ नहीं हो रहा तो ये काम करो एल्स। जो भी हमारा अपडेट का काम है कि अपडेट करो और फिर सेलेक्ट का जो काम है वो करो। चेक करते हैं जरा आउटपुट। अब परफेक्ट है। देखो अब क्या हो रहा है ना, एपीआई एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया हिट लिमिट का। मेन था ये कॉन्सेप्ट कि भाई आपकी हिट लिमिट और हिट काउंट जो मैच होगा, इससे ज्यादा एपीआई जो एग्जीक्यूट होगी ही नहीं। ये देखो तो यही आपका हिट लिमिट का कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से आप अपनी एपीआई को ना रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि वो कितने टाइम एग्जीक्यूट होनी चाहिए, उसके बाद वो एग्जीक्यूट ही नहीं होनी चाहिए। तो हमने देखो इस वीडियो में काफी कुछ जाना। सबसे पहले हमने जाना एपीआई के बारे में, फिर हमने देखा पब्लिक एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं, फिर आप लोगों ने देखा कि प्राइवेट एपीआई पार्टनर एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं टोकन सिस्टम लगा के। फिर आपने जाना कि हिट लिमिट क्या है, हिट लिमिट पे कैसे काम किया जाता है। तो इस वीडियो में आपने ये काफ़ी कुछ जाना इसके बारे में, एपीआई के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इस वीडियो को से कुछ नया सीखा हो, आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए मेरी ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।